AE14 हिंदी अध्याय 65 बैकअप पवित्र दूत _1 ऊपर आओ। बूढ़े मास्टर लिंग ने अपनी पोती और दो पोतों की ओर हाथ हिलाया। अचानक उनके पैरों के नीचे एक नर्म सुनहरा बादल प्रकट हुआ जो उनके शरीर को ऊपर उठाकर वेदी की ओर ले गया। वेदी पर कदम रखते ही बूढ़े गुरुलिंग के चेहरे पर दयालु भाव देखकर लॉन्ग कोनकोन का मिलनसार व्यक्तित्व तुरंत उभर आया। नमस्ते दादाजी, मैं लॉन्ग कोनकोन हूँ। सच में तुम बिल्कुल अपने भाई जैसे दिखते हो। डांग डांग ने मुझे तुम्हारे रिट्रीट के बारे में बताया था, इसलिए तुम पहले नहीं आ सके। आखिरकार हम मिले। बूढ़े मास्टर लिंग हंस पड़े। लॉन्ग कोनकोन ने कहा, माँ ने हमें बहुत देर तक अंधेरे में रखा। अगर हमें पहले पता होता कि आप हमारे दादा हैं तो हम इतनी कोशिश क्यों नहीं करते। क्या पवित्र दूत की तीसरी पीढ़ी होना बेहतर नहीं है? वैसे दादाजी, क्या आप पवित्र दूत हैं? बूढ़े गुरु लिंग खुशी से मुस्कुराते हुए बोले, सचमुच मैं पुजारियों के मंदिर के पवित्र दूतों में से एक हूँ। कोनकोन, तुम्हें ये समझना होगा कि दूसरों पर निर्भर रहने से बेहतर है कि तुम खुद शक्तिशाली बनो। इस तरह तुम ही फैसले लेने के अधिकारी होगे। क्या तुम पवित्र दूत बनने में रुचि रखते हो? मैं लॉन्ग कोनकोन ने अपनी नाक की ओर इशारा करते हुए अपने दादाजी को अविश्वास से घूरते हुए पूछा, क्या मेरे जैसा कोई व्यक्ति भी पवित्र दूत बन सकता है? वृद्ध गुरु लिंग खिलखिलाकर हंसे और बोले, तुम्हारे इस रूप में क्या खराबी है? तुम्हें बुद्धि आत्मा भट्टी ने स्वीकार कर लिया है। हजारों सालों में किसी ने भी बुद्धि आत्मा भट्टी के साथ अनुबंध नहीं लिखा है। तुम्हें और तुम्हारे भाई को और मेंगलू को भी अद्वितीय अवसर मिले हैं। जिस क्षण तुम पर बुद्धि आत्मा भट्टी की कृपा हुई, उसी क्षण तुम्हें हमारे मंदिर का आरक्षित पवित्र प्रतिनिधि बना दिया गया। दादाजी, मेरी स्थिति थोड़ी विशेष है। मुझे नहीं पता कि मेरे चचेरे भाई ने आपको पहले ही बता दिया है या नहीं। डांग डांग ने आखिरकार कहा। बूढ़े गुरु लिंग मंद मंद मुस्कुराए और बोले, डांग डांग अस्तित्व तर्क को प्रमाणित करता है। स्पिरिट फनेस अकादमी में ज्ञानी लोग हमेशा तुम्हारे साथ हैं। दुर्घटनाओं के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। सब कुछ अच्छे के लिए व्यवस्थित है। तुम्हें ज्ञानियों पर भरोसा करना चाहिए और इसी तरह खुद पर भी। अपने दादाजी से ज्ञान की ये गहन बातें सुनकर डांग डांग कुछ आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका। तभी वृद्ध गुरु लिंग ने गंभीरता से कहा, मैंने आप तीनों को पवित्र दूत का प्रतिनिधित्व करने के लिए यहाँ बुलाया है ताकि आपको सूचित कर सकूं कि आप, जो ज्ञान आत्मा भट्टी के स्वामी हैं, का भविष्य असीम होगा। हालांकि ये भी ध्यान रखें कि ज्ञान आत्मा भट्टी के स्वामी होने का अर्थ है कि इस क्षण से आप पर सबसे भारी जिम्मेदारियां होंगी। लॉन्ग कोनकोन ने लापरवाही से कहा, दादाजी, अभी तो शांति का समय है। हजारों साल पहले राक्षस जाति का सफाया हो गया था, तो हमारी क्या जिम्मेदारियां हो सकती हैं? और वैसे क्या रिजर्व पवित्र दूत होने के कोई फायदे हैं? क्या मेरा भाई अपनी बुद्धि आत्मा भट्टी को किसी और चीज से बदल सकता है? वृद्ध गुरु लिंग ने गंभीरता से कहा, प्रत्येक बुद्धि आत्मा भट्टी हमारी दुनिया का एक खजाना है। कोनकोन, तुम्हें उसका सम्मान करना चाहिए। जिस आत्मा भट्टी में डांग डांग का विलय हुआ, वह बुद्धि आत्मा भट्टियों की दुनिया की सबसे पुरानी भट्टियों में से एक है। ये हम सभी की पूर्ववर्ती है और इसका अनादर नहीं किया जाना चाहिए। वास्तव में राक्षस जनजाति का सफाया हो चुका है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि कोई और खतरा मंडरा नहीं रहा है। इसके विपरीत एक बड़ा खतरा चुपचाप अतिक्रमण कर रहा है, जो पूरे महाद्वीप के लिए खतरा पैदा कर रहा है। यही कारण है कि विजडम स्पिरिट फनेस ने आगे आकर हमारी सहायता करने का निर्णय लिया है। हम एक संभावित अस्तित्वगत संकट का सामना कर रहे हैं और सेक्रेड लेगेट और स्पिरिट फनेस अकादमी ने बुद्धिमान पूर्ववर्तियों को संगठित करने, हमारे साथ अनुबंधों पर फिर से हस्ताक्षर करने और महाद्वीप की रक्षा करने का प्रयास करने का निर्णय लिया है। डांग डांग अचंभित रह गया। उसे पहले से ही कुछ आशंका थी, लेकिन वह इस विपत्ति के पैमाने के लिए तैयार नहीं था। उसकी नज़र में 6 महान पवित्र मंदिरों की शक्ति अथाह थी। आखिरकार उसके और कोनकोन के शिक्षक 9वीं श्रेणी के शक्तिशाली विशेषज्ञ थे। फिर भी ये शक्तिशाली व्यक्ति भी पवित्र दूत होने के योग्य नहीं थे, जो पवित्र दूत की दुर्जय शक्ति का संकेत था। लेकिन उसके दादा के स्वर और भावभंगिमाओं से यह अनुमान लगाया जा सकता था कि इस विपत्ति को संभालना पवित्र दूत के लिए भी कठिन था। दादाजी, ये कैसी विपत्ति है? डांग डांग ने गंभीरता से पूछा। बूढ़े मास्टर लिंग ने आह भरी और सिर हिलाते हुए कहा, अभी न जानना ही बेहतर है। तुम्हें बस इतना जानना है कि भविष्य में तुम्हारे सामने आने वाली चुनौतियां तुम्हारी कल्पना से कहीं ज्यादा कठिन होंगी। अभी तुम्हारा सबसे जरूरी काम खुद को बेहतर बनाना है। जब तुम ऊंची कक्षाओं में पहुंचोगे तो तुम्हें इस संकट से निपटने में भी शामिल होना पड़ सकता है।
अभी अभी कुनकोंग ने रिजर्व सीक्रेट लेगेट्स होने के फायदों के बारे में पूछा था। फायदे जरूर होंगे, लेकिन अभी नहीं। आपको पहले ये साबित करना होगा कि आप में सीक्रेट लेगेट्स बनने की क्षमता है। अभी आप बहुत कमजोर हैं। भविष्य में जब आप 7वें रैंक तक पहुंचेंगे तो सीक्रेट लेगेट आपको हथियारों और स्पिरिट फनेस में व्यापक सहायता प्रदान करेंगे। लेकिन तैयार रहें, क्योंकि आपके विकास में तेजी लाने के लिए आपको और भी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। सीक्रेट लेगेट को उम्मीद है कि आप अपनी क्षमताओं को तेजी से बढ़ा पाएंगे, जिससे आप शक्तिशाली दुश्मनों का बेहतर ढंग से सामना कर पाएंगे। 2 सोने के टोकन तैरते हुए डांग डांग और कौन कौन के हाथों में आ गिरे। ये टोकन बिल्कुल वैसे ही दिख रहे थे जैसे मिंगलू ने पहले इन्हें लाने के लिए इस्तेमाल किए थे, बस फर्क इतना था कि उन पर पुजारी मंदिर के देवदूत के लोगों की जगह एक शूरवीर की ढाल और तलवार का चिन्ह बना हुआ था। ये पवित्र लेगेट टोकन है। इन्हें धारण करना ऐसा है जैसे पवित्र लेगेट आपके पास हो। आप किसी भी स्थान और किसी भी शाखा मंदिर में सहायता के लिए संसाधन जुटा सकते हैं, और इनका उपयोग करके आप कभी भी यहां आ सकते हैं। हालांकि जब तक कि जीवन को कोई खतरा न हो या कोई महत्वपूर्ण घटना न घटे, इसका यथासंभव कम उपयोग करें। पवित्र लेगेट टोकन का बहुत महत्व है। यदि आप इसका दुरुपयोग करते हैं या कोई गलती करते हैं तो पवित्र लेगेट इसे पुनः प्राप्त कर लेंगे। पवित्र दूत _2 अध्याय 132 अध्याय 65 बैकअप पवित्र दूत _2 लॉन कोनकोंग ने अपने हाथ में पवित्र दूत टोकन के साथ खेलते हुए कहा, दादाजी, क्या ये बेहतर नहीं होगा कि हमारी रक्षा के लिए कुछ 9वीं रैंक के शक्तिशाली विशेषज्ञों को नियुक्त किया जाए? क्या इससे हम सुरक्षित नहीं रहेंगे? बूढ़े गुरु लिंग अचानक हंस पड़े। तुम जो सुझाव दे रहे हो वो पवित्र दूत के इरादे के बिल्कुल विपरीत है। तुम्हें मानसिक रूप से तैयार रहना होगा, क्योंकि भविष्य में तुम्हें निश्चित रूप से सबसे खतरनाक जगहों पर भेजा जाएगा। केवल इसी तरह तुम तेजी से विकास कर पाओगे। दबाव ही विकास की सबसे बड़ी प्रेरक शक्ति है। क्या पवित्र दूत की तीसरी पीढ़ी होने के नाते हम न सिर्फ सहजता से काम नहीं ले सकते, बल्कि हमें संकटों का भी सामना करना पड़ता है। क्या मैं रिजर्व पवित्र दूत बनने से इनकार कर सकता हूँ? लॉन कोनकोंग ने चेहरे पर कड़वाहट के भाव के साथ पूछा। बूढ़े मास्टर लिंग ने कुछ असहाय होकर कहा, तुम्हारे और तुम्हारे भाई के स्वभाव बिल्कुल विपरीत हैं। मुकुट धारण करने वाला सिर भारी होता है। ज्ञान आत्मा भट्टी के चुने हुए लोगों के रूप में पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं है। लॉन कोनकोंग ने मुंह खोला, पूछना चाहता था कि क्या विजडम स्पिरिट फनेस के साथ अनुबंध तोड़ने में बहुत देर हो चुकी है, लेकिन ये याद करते हुए कि उसके बड़े भाई ने एक क्षतिग्रस्त विजडम स्पिरिट फनेस के साथ अनुबंध किया था ताकि वह अपनी जगह पक्की कर सके, वह मुंह खोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। लॉन डांग डांग वाकई चालाक था, वो उसे नैतिक रूप से ब्लैकमेल कर रहा था। ये सोचते हुए वो मदद नहीं कर सका, लेकिन लॉन डांग डांग को देखा, चुपके से उसके दिल में फुफकार रहा था, मैल, केवल तुम तीनों को ही बुद्धि आत्मा भट्टी के स्वामित्व के बारे में पता है, इसलिए भविष्य में तुम्हें एक दूसरे की मदद करनी होगी, लेकिन इसे गुप्त रखने का भी पूरा ध्यान रखना होगा। आत्मा भट्टी का सामान्य उपयोग कोई समस्या नहीं है। आखिरकार आत्मा भट्टियां कई प्रकार की होती हैं। जब तक बुद्धि आत्मा भट्टी अपनी बुद्धि का प्रदर्शन नहीं करती, तब तक किसी को पता नहीं चलेगा कि तुम उनसे जुड़े हुए हो। मिंगलू, तुम्हें अपने दोनों चचेरे भाइयों का अच्छी तरह से ध्यान रखना होगा। मैं समझ गया दादाजी। मिंगलू मुस्कुराया और बोला, वे सभी बहुत अच्छे हैं। ठीक है, अब तुम जा सकते हो। खूब अभ्यास करो। डांग डांग कोनकोंग, तुम्हारे सभी शिक्षक बहुत अच्छे हैं। हालांकि वे अभी तक पवित्र दूत नहीं बने हैं, फिर भी वे मंदिर की युवा पीढ़ी की रीढ़ हैं। उनसे अच्छी तरह सीखो। अगर वे तुमसे आत्मा की भट्टी प्राप्त करने के बारे में पूछें तो तुम आत्मा की भट्टी का नाम सरल भाषा में बता सकते हो, लेकिन ज्ञान की आत्मा की भट्टी के बारे में कुछ मत कहना। ठीक है दादाजी। लॉन डांग डांग सहमत हो गया और लॉन कोनकोंग ने सहमति में सिर हिलाया, जैसे मुर्गी चावल पर चोंच मारती है। मधुमेह हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। सोने से पहले करें ये काम। इंसुलेक्स डायबिटिक। जाओ जाओ, वीकेंड पर घर आ जाना। कोनकोंग, तुम्हारी दादी ने अभी तक तुम्हें नहीं देखा है। ठीक है, इस सप्ताहांत मैं तुम्हारे लिए कुछ उपहार लाऊंगा, लॉन कोनकोंग ने हंसते हुए कहा। वे पवित्र दूत का स्थान छोड़कर चले गए। लॉन कोनकोंग अपने बगल में बैठे लॉन डांग डांग की ओर मुड़ा और बोला, इस बार दादाजी के पास हमारे लिए कुछ खास जरूरी नहीं था, बस हमें ये बताने के लिए कि हम रिजर्व टैलेंटेड हैं, लेकिन कोई खास फायदा होता नहीं दिख रहा। लिंग मिंगलू ने धीरे से हंसते हुए कहा, मूर्ख भाई, पवित्र लेगेट टोकन सबसे बड़ा फायदा है।
पवित्र लेगेट टोकन के साथ पवित्र लेगेट और मंदिर की हर चीज हमारे लिए खुली रहेगी। खासकर पवित्र लेगेट। पवित्र लेगेट में कई उच्च श्रेणी के उपकरण हैं, जैसे आपके शूरवीर का सर्वोच्च स्तर का गॉड सील कैथेड्रा रेक्स। दादाजी ने अभी बताया कि 7वीं रैंक हासिल करने के बाद हमें अपने उपकरण चुनने का मौका मिलता है। इसका निहितार्थ यह है कि जो भी निर्दिष्ट नहीं है वह हमारे चयन के लिए है। पवित्र लेगेट के रहस्य कक्ष में 6 प्रमुख व्यवसायों की विभिन्न गुप्त तकनीकें हैं, जिनमें पुरानी पीढ़ी के शक्तिशाली दिग्गजों द्वारा विशिष्ट रूप से बनाई गई कुछ गुप्त तकनीकें भी शामिल हैं। आमतौर पर इन कौशलों को प्राप्त करने के लिए बहुत अधिक योग्यता की आवश्यकता होती है, लेकिन पवित्र लेगेट टोकन के साथ हम आरक्षित पवित्र लेगेट के रूप में कभी भी सीखने के लिए प्रवेश कर सकते हैं। यही हमें अपने साथियों की तुलना में कहीं अधिक अवसर प्रदान करता है। यहाँ तक कि 90 से अधिक की जन्मजात आध्यात्मिक शक्ति वाले लोगों को भी प्रतीक्षा करनी पड़ती है। जब तक वे 18 वर्ष के नहीं हो जाते तब तक उन्हें मिस्टिक हॉल में प्रवेश नहीं मिलता, और वह भी वर्ष में केवल 3 बार। लॉन कोनकोन की आंखें चमक उठी। क्या कोई और लाभ भी है? लिंग मेंगलू ने कहा, दादाजी ने इसका जिक्र नहीं किया। स्पिरिट भट्टियों का चयन, इस आधार पर कि हम उन्हें एकीकृत कर सकते हैं और हमारा साधना स्तर 7वीं श्रेणी से ऊपर है। तुम्हें पता होना चाहिए, स्पिरिट भट्टियां हर आकार और प्रकार की होती हैं। हालांकि हमारे पास पहले से ही विजडम स्पिरिट भट्टी है, वह हमारी मूल स्पिरिट भट्टी है। और अधिक शक्तिशाली बनने के लिए हमें निश्चित रूप से स्पिरिट भट्टियों की वर्तमान मात्रा से कहीं अधिक की आवश्यकता होगी। इसके अलावा विभिन्न स्पिरिट भट्टियां आपस में मिलकर और भी अधिक शक्तिशाली स्पिरिट भट्टियों में परिवर्तित हो सकती हैं। यहाँ तक कि ज्ञात सैकड़ों स्पिरिट भट्टियों के साथ उनके असंख्य संयोजनों को जोड़ने पर भी संभावनाएं अनंत हैं। विजडम स्पिरिट भट्टी का सबसे बड़ा लाभ प्रत्यक्ष शक्ति वृद्धि नहीं, बल्कि भविष्य में स्पिरिट भट्टियों के विकास और सम्मिलन के लिए मार्गदर्शन है। इस संबंध में कौन तुम्हारी दिव्य प्रार्थनाएं लघु वृक्ष स्पिरिट भट्टी आज सभी स्पिरिट भट्टियों में सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। समय आने पर तुम्हें हमें कुछ मार्गदर्शन देना होगा। लॉन कोनकोंग ने अपने बगल में खड़े लॉन डांग को धक्का दिया। क्या तुमने सुना? क्या हमें वापस जाने से पहले कुछ गुप्त तकनीकें सीख लेनी चाहिए? लिंग मेंगलू ने कुछ असहाय होकर कहा, गुप्त तकनीकों को करने के लिए कम से कम 5वीं रैंक की आवश्यकता होती है, और उच्च स्तरीय तकनीकों के लिए और भी ऊंचे स्तर की आवश्यकता होती है। आइए पहले अपने साधना स्तर को सुधारने पर ध्यान दें। मेरे पास एक विचार है। हम तीनों भविष्य में नियमित रूप से एक साथ साधना कर सकते हैं। मैं आपकी कुछ हद तक सहायता कर सकूंगा, जिससे आपकी साधना गति बढ़ जाएगी। अरे हाँ, मुझे किसी ताकतवर इंसान से चिपकना बहुत पसंद है, लॉन कोनकोंग ने तुरंत उत्साह से कहा। लॉन डांग ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। चचेरा भाई कमाल का है। उसने मेंगलू की व्यूह रचना की शक्ति का प्रत्यक्ष अनुभव किया था। चलो कल रात से शुरू करते हैं, मैं आज रात तैयारी करने जा रहा हूं, लिंग मेंगलू ने मुस्कुराते हुए कहा। वे अकादमी लौट आए और दोनों अलग अलग साधना करने लगे। रात के खाने के दौरान लॉन डांग कैफेटेरिया नहीं गया, बल्कि लॉन कोनकोंग से उनके लिए खाना मंगवाया। इस बच्चे को दिखावा करना बहुत पसंद है, तो क्यों न उसे बदलाव के लिए कूड़ेदान की तरह देखा जाए। अगले दिन कक्षाएं फिर से शुरू हुईं। जैसे ही युवा शूरवीर यान याओ का स्पिरिट भट्टियों पर व्याख्यान सुनने की तैयारी कर रहे थे, उन्हें केंद्रीय चौक में एक सभा की खबर मिली। स्कूल निदेशक यू युनकियोन सबसे आगे खड़े थे। उनके चारों ओर पहले वर्ष के 6 फॉर्म शिक्षक थे, जिनमें मेजिस कक्षा 1 के फॉर्म शिक्षक भी शामिल थे, जो लॉन डांग और लॉन कोनकोंग की सीधे संबंधित युवा चाची लिंग बिंग भी थे। पिछले मूल्यांकन परीक्षण और अकादमी की समीक्षा के बाद हमने निचली कक्षाओं के लिए व्यावहारिक प्रशिक्षण को मजबूत करने का निर्णय लिया है। विवरण पिछले मूल्यांकन के समान ही होंगे। आपको एक विशिष्ट क्षेत्र में नकली राक्षस जनजातियों का सामना करना होगा। व्यावहारिक परीक्षाओं में आपका प्रदर्शन आपके अंतिम मूल्यांकन को बहुत प्रभावित करेगा। सभी व्यवसायों के बीच बेहतर सहयोग को सक्षम करने के लिए अकादमी ने निर्णय लिया है कि निचली कक्षाओं के छात्र भी अस्थायी व्यवसाय आधारित टीमें बनाएंगे। चूंकि ये स्थायी राक्षस शिकारी टीमें नहीं हैं, इसलिए अकादमी आपको पर्याप्त स्वतंत्रता प्रदान करेगी। प्रत्येक टीम में अधिकतम 6 या उससे कम लोग शामिल हो सकते हैं। अकादमी की सलाह है कि राक्षस शिकारी टीम के अनुरूप विभिन्न व्यवसायों की एक संतुलित टीम भविष्य में अधिक लाभदायक होगी। मूल्यांकन के लिए ये टीमिंग उच्च कक्षाओं में टीम गठन को सीमित नहीं करती है। यदि आवश्यक हो तो आप अपनी टीमों को समायोजित कर सकते हैं।
हमारा सुझाव है कि आप अन्य व्यवसायों को बेहतर ढंग से समझने और उनके साथ सहयोग करने के लिए प्रत्येक परीक्षा के लिए अलग अलग व्यवसायों के साथ टीम बनाने का प्रयास करें। स्कूल निदेशक का भाषण सुनकर लोंग डांग डांग ने मन ही मन प्रशंसा की। अभ्यास का ये रूप, जो वास्तविक युद्ध के अधिक निकट था, वास्तव में छात्रों के विकास में बहुत सहायक होगा। पिछली परीक्षा के दौरान राक्षस जनजाति का सामना करते समय उन्हें जो दबाव और तनाव का सामना करना पड़ा था, वह असाधारण था। यह मौके पर प्रदर्शन और व्यवहारिक युद्ध के लिए बेहद फायदेमंद था। अपनी अपनी टीमें चुनें। बढ़िया, मैं सबसे खूबसूरत लड़कियों को टीम में शामिल करूंगा। वे देखने में सुंदर हैं और मैं उन्हें चार्जिंग जेम्स बनाऊंगा। लॉन कोनकोंग इस संभावना से पहले से ही उत्साहित था। तुम्हारी इच्छा, इस बार तुम मेरे साथ हो। लॉन डांग डांग ने लॉन कोनकोंग के कंधे पर हाथ रखा और उसकी उत्तेजना पर काबू पाया। भाई, ये ठीक नहीं है। तुम मेरी आज़ादी पर रोक नहीं लगा सकते। लॉन डांग डांग ने सहजता से कहा, आपकी आपत्ति अमान्य है। उन दोनों के पास बुद्धि की आत्मा भट्टियां थीं, और अगर उनके साथ कोई और टीममेट होता तो संभावना थी कि वे कुछ उजागर कर देते। ऐसा न हो, इसके लिए वे निश्चित रूप से अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन नहीं कर सकते थे। बेहतर होगा कि 3 लोगों की एक टीम बनाई जाए। इससे न सिर्फ वे एक दूसरे को बेहतर समझ पाएंगे, बल्कि अपनी आत्मा भट्टियों का ज्यादा प्रभावी ढंग से इस्तेमाल भी कर पाएंगे। यान याओ ने कल बताया था कि आत्मा भट्टियों को विकसित करने के लिए उन्हें उनका बार बार इस्तेमाल करना होगा। असली लड़ाई निस्संदेह सबसे अच्छा तरीका है। अब आप अपनी टीमें बनाने के लिए स्वतंत्र हैं। पहला व्यावहारिक प्रशिक्षण इस बुधवार को होगा, और उसके बाद ये हर बुधवार होगा, यू युनक्योंग ने कहा। जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, प्रथम वर्ष के 62 छात्रों में तुरंत ही हलचल मच गई। लॉन डांग डांग ने साफ देखा कि उसकी चचेरी बहन उनकी तरफ चलने के लिए मुड़ रही थी, लेकिन ठीक उसी समय एक आकृति ने उसका रास्ता रोक लिया। जिसांग लियुइंग लिंग मेंगलू के सामने खड़ा था। मेंगलू, हमारी टीम में शामिल हो जाओ। लिंग मेंगलू थोड़ा चौंका, लेकिन मुस्कुराया और बोला, जिसांग, चूंकि यह व्यावहारिक प्रशिक्षण है, हमें विभिन्न संयोजनों को आजमाना चाहिए। मेरे पास पहले से ही एक अस्थायी टीम है। उसे, जिसांग लियुयंग ने मुड़कर लॉन डांग डांग और लॉन कोन की ओर इशारा किया। वह पहचान नहीं पाए कि कौन कौन है, लेकिन दोनों भाई साथ थे। उनकी बातचीत, जिसांग लियुइंग के हावभाव और एक बदमाश के बारे में पिछली अफवाहों ने तुरंत कई नए छात्रों का ध्यान आकर्षित किया। लिंग मेंगलू मुस्कुराया और बोला, हाँ, मैं उनके साथ मिलकर काम करने की योजना बना रहा हूँ। जिसांग लियुयंग की आंखें थोड़ी बदल गईं, उसकी भावनाएं स्पष्ट रूप से उत्तेजित थीं। मेंगलू, क्या तुम्हें याद है कि जब हमने स्कूल में दाखिला लिया था, तब हमारे पहले टेस्ट के बाद शिक्षकों ने क्या कहा था? हम इस पीढ़ी के प्रतिभाशाली हैं। अगर हम भविष्य में एक राक्षस शिकारी टीम बनाते हैं, तो हम 6 महान पवित्र मंदिरों के इतिहास में सबसे शक्तिशाली टीमों में से एक हो सकते हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा, तुम यह मौका क्यों छोड़ रहे हो? लिंग मेंगलू के चेहरे से मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई। मुझे माफ करना, जिसांग। हर किसी की अपनी पसंद होती है। क्या वह सचमुच मुझसे ज्यादा ताकतवर है? तुम उसे मुझसे ज्यादा पसंद करोगी। जिसांग लियुयंग की आंखें हल्की लाल हो गईं। लिंग मेंगलू चुप हो गया। हाँ, मेंगलू, क्या तुम हमें छोड़ने की योजना बना रहे हो? इस समय थंडर स्वॉर्ड सेंट के रूप में जाना जाने वाला तांग लीगुआंग जिसांग लियुइंग के पास आया और उसके बगल में खड़ा हो गया। लिंग मेंगलू ने थोड़ा भौहें चढ़ाईं। अपनी मूल योजना के अनुसार वह जादूगरनी जिसांग लियुइंग को अपनी राक्षस शिकारी टीम से हटाना चाहती थी, क्योंकि लॉन डांग डांग और लॉन कोन भी उसमें शामिल हो गए थे। हालांकि तांग लीगुआंग, चू यू कई कैजुआन उसके आदर्श साथी थे। लेकिन अब चीजें अलग दिशा में जा रही हैं। यह उसकी उम्मीद नहीं थी, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह कैसे समझाए कि वह जिसांग लियुइंग को अपनी टीम में नहीं चाहती थी। अरे छोड़ो भी, क्या एक बदमाश के लिए बहस करना उचित है? तभी कई कैजुआन वहां आया और बेबसी से बोला। लिंग मेंगलू ने भौहें चढ़ाईं। डांग डांग कोई बदमाश नहीं है, ये सब एक गलतफहमी है। फिर उसने तांग लीगुआंग और जिसांग लियुयंग की ओर देखते हुए शांति से कहा, कृपया मेरी पसंद का सम्मान करें। मुझे ये चुनने का अधिकार है कि मैं किसके साथ प्रशिक्षण लूं। जिसांग लियुयंग ने गहरी सांस ली, आंखों की नमी को दबाते हुए ठंडे स्वर में कहा, तांग लीगुआंग, कैजुआन और चुयू, आपकी पसंद क्या है? तांग लीगुआंग ने दूर से लॉन्ग डांग डांग की ओर देखा और स्पष्ट रूप से शत्रुतापूर्ण रवैया दिखाया। जिसांग, मैं तुम्हारे साथ हूं, उसने गहरी आवाज में कहा।
चूयू, जिसे चक्रीय पुनर्जन्म का विलक्षण उपनाम दिया गया था, चुपचाप जिसांग लियुइन के पास आया। मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। ये वैसा ही था जैसा तांग लीगुआन के साथ हुआ था, लेकिन अभिमानी चू यू अपने बगल में बैठी प्रतिभाशाली जादूगरनी लड़की की ओर आकर्षित था। कई केजुआन ने जिसांग लियुयंग और फिर लिंग मेंगलू की ओर देखा। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? यह मेरे लिए मुश्किल है। मेंगलू, हम दोनों ने साथ में स्कूल ज्वाइन किया था, क्या हमने उस समय साथ रहने का वादा नहीं किया था? क्या तुम सच में एक ट्रांसफर हुए छात्र के लिए हम सबको छोड़ दोगे? दूसरी तरफ खड़े तीन लोगों को देखकर लिंग मेंगलू की आंखें हल्की सी चमक उठी और उसके चेहरे पर एक दीप्तिमान मुस्कान आ गई। उसकी मुस्कान इतनी मार्मिक थी कि तांग लीगुआंग और चू यू दोनों ही थोड़े अचंभित रह गए। अगर तुम ऐसा ही सोचने पर अड़ी हो तो ऐसा ही रहने दो। दिव्य कन्या मेंगलू को अपना ही अभिमान था। उसे क्या समझाना पड़ा? कई केजुआन ने उसकी ओर देखा। मेंगलू, क्या तुम सचमुच पुनर्विचार नहीं करने वाली हो? लिंग मेंगलू बस उसे देखकर मुस्कुराया। कई केजुआन ने आह भरी, तो फिर कोई और चारा नहीं है, हमारे भविष्य की खातिर मुझे उनके साथ रहना ही होगा। ये कहकर वह भी जिसांग लियुयन के पास चली गई। प्रथम वर्ष के 5 प्रतिभाशाली छात्रों में से 4 पहले से ही एक ही पक्ष में खड़े थे। बाकी छात्र स्तब्ध होकर चुपचाप देखते रहे क्योंकि पांचों अलग अलग हो रहे थे। कक्षा निदेशक जो हस्तक्षेप करना चाहते थे, उन्हें स्कूल निदेशक यू युनक्युंग ने रोक दिया। उन्हें देखते हुए लिंग मेंगलू ने बस मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। जैसे ही वह मुड़कर जाने वाली थी, अचानक एक शांत आवाज गूंजी, जिसेंग लियुइन, क्या तुम मुझे चुनौती नहीं देना चाहती थी? ठीक है, मैं स्वीकार करती हूँ। अगले महीने के ग्रेड मूल्यांकन में मेरा भाई मेंगलू और मैं तुम चारों को चुनौती देंगे। बालक का लंबा चौड़ा रूप लिंग मेंगलू के सामने खड़ा था। धूप में वह दिव्य युवती जो पहले चमक रही थी, उसके पीछे छाया में थी। इस क्षण लिंग मेंगलू स्तब्ध रह गई और उसकी आंखें नम हो गईं। हालांकि अभी अभी उसके पूर्व करीबी साथी उस पर दबाव डाल रहे थे, फिर भी उसने अपनी गहरी मुस्कान बनाए रखी। लेकिन इस पल जब वह उसके लंबे कद से ढकी हुई थी, उसके सीने में अवर्णनीय भावनाओं का सैलाब उमड़ पड़ा। आखिरकार वह सिर्फ 16 साल की लड़की थी और एक पल के लिए उसे लगा जैसे उसकी पीठ दुनिया से सट गई हो। सभी की नजरें तुरंत लॉन्ग डांग डांग पर टिक गईं। कई प्रथम वर्ष के छात्रों को आश्चर्य हुआ कि क्या उन्होंने गलत सुना है। 3 में से 4 को चुनौती। एलिमेंट सेंटेस, थंडर स्वॉर्ड सेंट, साइकिल रीइंकार्नेशन के कौतुक और सफेद फीनिक्स, इन सबको एक साथ चुनौती दे। जिसांग लियुयंग और बाकी लोग भी सन रह गए। चू यू सबसे पहले पलटकर रूखेपन से पूछा, तुम्हें ये भरोसा किसने दिया? क्या तुम्हें यकीन है कि तुम काबिल हो? लॉन्ग डांग डांग ने सहजता से उत्तर दिया, पिछले मूल्यांकन में शीर्ष प्रदर्शनकर्ता कौन था? कौन कौन जो उसके साथ आया था और जो हमेशा मुसीबत की तलाश में रहता था, तुरंत आगे आया। ये शानदार दिव्य युवती मेंगलू और नाइट्स क्लास 1 के क्लास मॉनिटर लॉन्ग डांग डांग थे। तांग लीगुआंग ने लॉन्ग डांग डांग को गौर से देखा। बच्चे, क्या तुम गंभीर हो? लॉन्ग डांग डांग ने उदासीनता से अपना प्रश्न दोहराया, पिछले मूल्यांकन में शीर्ष प्रदर्शनकर्ता कौन था? लॉन्ग कौन कौन? ये शानदार दिव्य युवती मेंगलू और नाइट्स क्लास 1 के क्लास मॉनिटर लॉन्ग डांग डांग थे। तांग लीगुआंग। कई केजुआन ने दोनों पक्षों पर नजर डाली। अचानक उसे लगा कि उसे तटस्थ रहना चाहिए। क्या 3 पर 3 की लड़ाई ज्यादा रोमांचक होगी? वह बुदबुदाई, ये तो बहुत रोमांचक हो रहा है ना? क्या मैं आप लोगों के विजेता का फैसला करने तक इंतजार कर सकती हूँ, उसके बाद ही कोई पक्ष चुन सकती हूँ? लॉन्ग कोनकोंग ने अहंकार से अपना सिर उठाया और कहा, बाढ़ पर बैठी रंडी, चली जाओ। इंदौर, महिला ने खोज निकाला मधुमेह से बचने का आसान घरेलू तरीका। इंस्यूलेक्स डायबिटिक। तुम किसे फैंस सिटर कह रहे हो? कई केजुआन गुस्से से बोली। आखिरकार वो एक प्रतिभाशाली लड़की थी। लॉन्ग कोनकोंग ने व्यंग्य किया, जो जवाब देगा वही जवाब देगा। वह बहस में कभी नहीं हारा था। मिलिए जवाब देने के बादशाह से। जिसांग लियुयन का चेहरा पीला पड़ गया, गुस्से से या नहीं, ये साफ नहीं था। ठीक है, बहुत बढ़िया। लॉन्ग डांग डांग, मैं तुम्हारी चुनौती स्वीकार करती हूँ। समय आने पर मिलते हैं। वह मुड़ी और चली गई, एक पल भी और नहीं रुकना चाहती थी। तांग लीगुआंग और चू यू भी उनके पीछे चले गए, लेकिन कई केजुआन नहीं गई। उसने लॉन्ग डांग डांग को घूरते हुए कहा, मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें पहले बेवकूफ कहा था। वो एक गलतफहमी थी। हम। लॉन्ग डांग डांग ने उसकी ओर सिर हिलाया, उसकी आंखें थोड़ी नर्म पड़ गईं। कई केजुआन ने उसे अंगूठा दिखाया, तुम एक जिम्मेदार बदमाश हो। कोई आश्चर्य नहीं कि मेंगलू तुम्हें पसंद करता है।
शुभकामनाएं। लॉन्ग डांगडांग के चेहरे पर तुरंत तनाव आ गया। उसके बगल में खड़े लॉन्ग कोनकोंग ने तिरस्कारपूर्वक कहा, मैं बेवकूफ हूं या नहीं, मैं तुमसे कम नहीं हूं। क्या तुम नाराज नहीं हो? क्या तुम मृत्यु की कामना मांग रही हो? कई कैजुआन तुरंत भड़क उठी। अगर इतने सारे शिक्षक और छात्र उसे न देख रहे होते तो वह सचमुच अपने जन्म चिन्ह वाले राक्षस को बुला लेती। तभी लॉन्ग डांगडांग को अपनी पीठ पर थपथपाहट महसूस हुई। उसने पलटकर लिंग मेंगलू को देखा। उसके चेहरे पर फिर से सामान्य भाव आ गए थे और वह अपनी सामान्य मुस्कान बिखेर रही थी। क्या तुम सच में 3 बनाम 4 का सुझाव दे रहे हो? लॉन्ग डांगडांग ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, क्या आपको विश्वास नहीं है? लिंग मेंगलू ने जवाब दिया, जरूर। आखिरकार मैं एक देवी हूं। लॉन्ग डांगडांग ने सिर हिलाया, तुम बहुत ताकतवर हो चचेरे भाई। फिर हम अपनी सुरक्षा के लिए तुम पर भरोसा करेंगे। लिंग मेंगलू ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा, क्या आप वही हैं जो कठोर बातें करते हैं लेकिन नरमी से काम करते हैं? लॉन्ग कोनकोंग ने अपना सिर बगल से बाहर निकाला, मेरा भाई गलत नहीं है। वे 4 प्रतिभाशाली लोग हैं और हमारे पास सिर्फ तुम हो। स्वाभाविक रूप से तुम्हें हमारी रक्षा करनी होगी। जाओ चचेरे भाई, तुम बहुत जबरदस्त हो। चुप रहो, तुम दोनों मेरे साथ आओ। बोलते हुए उसने दोनों युवकों की आस्तीन खींची और तेजी से पलट गई। उन्हें जाते देख चौक में गहमागहमी मच गई। देखते ही देखते ये द्वंद्वयुद्ध सभी छात्रों की चर्चा का केंद्र बन गया। यान याओ यू युनकियोन से पूछे बिना नहीं रह सके, आपने मुझे उन्हें रोकने की अनुमति क्यों नहीं दी? यू युनकियोन मुस्कुराया और बोला, प्रतिस्पर्धा प्रगति को गति देती है। क्या ये बढ़िया नहीं है? ऊपरी कक्षाओं तक इंतजार करने के बजाय क्या उन्हें ज्यादा खुलकर आगे बढ़ने देना बेहतर नहीं होगा? एक तरफ खड़ी जादूगर कक्षा 1 की प्रधानाध्यापिका लिंग बिंग हंसी तो जरूर, लेकिन मुंह से कुछ नहीं बोली। उन्हें जरा भी चिंता नहीं थी। इस द्वंद्वयुद्ध के बारे में जितना वह सोचती उतना ही रोमांचक लगता। यह उस समय से कहीं ज्यादा मजेदार था जब वे छात्र थे। इसके अलावा एक तरफ उनकी अपनी भतीजी और 2 भतीजे थे, जबकि दूसरी तरफ का नेतृत्व उनके द्वारा खुद पढ़ाए गए छात्र कर रहे थे। चाहे कोई भी जीते, उन्हें परिणाम से खुशी होती। लॉन्ग डांगडांग और लॉन्ग कोनकोंग लिंग मेंगलू का पीछा करते हुए उसके छात्रावास तक पहुंचे। चचेरे भाई, क्या ये पूरी इमारत तुम्हारी है? लॉन्ग कोनकोंग अपने सामने गोल 2 मंजिला इमारत को घूरते हुए अपना विस्मय छिपा नहीं पाया। यह उनके 4 लोगों के शयनगृह से भी बड़ी लग रही थी, है ना? लिंग मेंगलू मुस्कुराया और बोला, हाँ। अरे क्या तुम्हें पता नहीं था? नामांकन से पहले ही मुझे पुजारी मंदिर का आरक्षित पवित्र प्रतिनिधि नियुक्त किया जा चुका था। स्वाभाविक रूप से मेरे रहने की व्यवस्था भी कुछ खास है। लॉन्ग कोनकोंग को एहसास हुआ, तो इसीलिए तो तुम्हें पहले से ही वो सुनहरा बैज मिला था। अब जबकि हम भी रिजर्व सेक्रेड लेगेट्स हैं, तो क्या उन्हें हमारा आवास भी नहीं बदलना चाहिए? लिंग मेंगलू ने कंधे उचका दिए, ऐसा शायद नहीं होगा। जब मैंने दाखिला लिया था तब सब कुछ तय हो चुका था। तुम लोगों के पास पहले से ही एक छात्रावास है। अगर वे अब इसे बदल देते हैं तो क्या ये स्पष्ट नहीं हो जाएगा कि तुम्हें एक असाधारण स्पिरिट भट्टी मिल गई है? चलो। उसने उन्हें इशारा करके अपने पीछे आने को कहा। फिर वह अपने छात्रावास में चली गई। लगभग 200 वर्ग मीटर बड़ा आंगन साफ सुथरा था। जैसे ही वे छात्रावास में दाखिल हुए, उन्होंने खुद को एक विशाल और खुले गोलाकार बैठक कक्ष में पाया। खिड़की से आ रही धूप की रोशनी में ये कमरा उजला और हवादार था। लिंग मेंगलू ने लिविंग रूम में सोफे की ओर इशारा करते हुए कहा, बैठो। तुम दोनों यहाँ मुझसे मिलने आने वाले पहले पुरुष छात्र हो। लॉन्ग डांगडांग और लॉन्ग कोनकोंग बैठ गए। लिंग मेंगलू ने उनके लिए 2 कप पानी डाला और अपना पानी का कप लेकर उनके सामने बैठ गई। उसने लॉन्ग डांगडांग की ओर देखा, उन चारों को संभालना आसान नहीं है। उनकी व्यक्तिगत क्षमताएं लगभग मेरी ही बराबर हैं। खासकर जिसांग, उसकी जादुई प्रतिभा बहुत ऊंची है। हालांकि वह अभी तक एक आरक्षित पवित्र दूत नहीं है, लेकिन जल्द ही बन जाएगी और अकादमी से स्नातक होने के बाद उसका चयन हो जाना चाहिए। तांग लीगुआन, चुयू और कई कैजुआन थोड़े कमजोर हैं, लेकिन उन सभी को संबंधित अभ्यारण्यों द्वारा पवित्र दूतों के रूप में प्रशिक्षित किया जा रहा है। सच कहूं तो वर्तमान स्थिति को देखते हुए हमारी संभावनाएं अच्छी नहीं लगती। फिर भी मेरी मदद करने के लिए आगे आने के लिए मैं आपका धन्यवाद करना चाहती हूं। लॉन्ग डांगडांग ने अपना सिर हिलाया, हमें आपका शुक्रिया अदा करना चाहिए। आपने जो कुछ भी सहा वह हमारी वजह से है। जहां तक चुनौती की बात है, जीत हो या हार, हम अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेंगे। मुझे आपकी ताकत पर भरोसा है।
बुद्धि आत्मा भट्टी प्राप्त करने के बाद आपने भी काफी सुधार किया होगा, जरूरी नहीं कि हम हार जाएं। बिल्कुल, तुम दोनों पहले भी चैंपियन थे, है ना? बस उन्हें फिर से हरा दो। मैं तुम्हारा हौसला बढ़ाऊंगा। लॉन कोनकोंग ने मुस्कुराते हुए प्रोत्साहन में अपनी मुट्ठी ऊपर उठाई। लिंग मिंगलू ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो जैसे इसका तुमसे कोई लेना देना ही ना हो? तुम्हें पता होना चाहिए कि हमारी जीत की संभावना कम होने की असली वजह तुम ही हो। अगर तुम में अपने भाई जैसी ताकत होती तो शायद हम जीत सकते थे। लॉन कोनकोंग ने मुस्कुराते हुए कहा, खैर अब मेरे पास यह नहीं है ना? लिंग मिंगलू ने कहा, अगले महीने आइए हम सब मिलकर व्यावहारिक प्रशिक्षण और साधना में खूब मेहनत करें और अपनी आध्यात्मिक शक्ति को यथासंभव बढ़ाने का प्रयास करें। डांग डांग, क्या तुम 5वें स्थान पर पहुंच गए हो? लॉन डांग डांग ने सिर हिलाया, मैंने अभी अभी दहलीज पर कदम रखा है। अगले महीने तक मैं 5वीं रैंक पर अपनी उपस्थिति मजबूत कर लूंगा। लिंग मिंगलू ने राहत की सांस ली, ये राहत की बात है, कम से कम हम शायद बहुत बुरी तरह नहीं हारेंगे। लॉन कोनकोंग ने खुद को ये पूछने से नहीं रोका, क्या वास्तव में जीतने की कोई संभावना नहीं है? लिंग मिंगलू ने दयनीय चेहरा बनाते हुए कहा, यह बहुत मुश्किल है। आमने सामने की स्थिति में उनमें से हर एक तुम्हारे भाई से ज्यादा ताकतवर है। तांग लीगुआन पहले ही 6ठे स्थान पर पहुंचने के बहुत करीब है। अगर तुम्हारा भाई सिर्फ एक को भी रोक सकता है तो यह एक बड़ी उपलब्धि है। 3 के सामने क्या तुम सच में मुझे देवी समझते हो? तभी अचानक एक नाराज सी आवाज उभरी, अगर तुम जीतना चाहते हो तो कौन कौन सबसे अहम है, क्योंकि मैं उसके पास हूं। एक हल्की सुनहरी रोशनी टिमटिमाई और लॉन कोनकोन के माथे से एक सुनहरी परछाई धीरे धीरे उभरी। वह छोटी सी सुनहरी आकृति 1 फुट से थोड़ी अधिक लंबी थी। उसकी चमकती सुनहरी आभा उसे अलौकिक और राजसी बना रही थी। छोटा पेड़, लॉन कोनकोन ने आश्चर्य से कहा। उसने अपनी आत्मा की भट्टी भी नहीं जलाई थी, फिर भी वह अपने आप ही प्रकट हो गई थी। उसकी उपस्थिति देखकर लिंग मिंगलू भी आश्चर्यचकित रह गया और तेजी से उठकर सम्मानपूर्वक बोला, वरिष्ठ छोटा पेड़। छोटे पेड़ ने जवाब दिया, मुझे वरिष्ठ कहने की कोई जरूरत नहीं है, बस मुझे मेरे नाम से पुकारो। हम जैसे आत्मिक भट्टियों के लिए हर बार जब हम कोई समझौता करते हैं तो वह पुनर्जन्म होता है। अपनी जागरूकता को बनाए रखना ही एक बड़ी उपलब्धि है। समझ गया, लिंग मिंगलू ने सिर हिलाकर और मुस्कुराकर जवाब दिया। लॉन डांग डांग भी अपने भाई की आत्मा की भट्टी को पहली बार सक्रिय होते देख रहा था। उसने पहचान लिया कि यह वही प्राणी है जिसने अकादमी पहुंचने पर उनका परीक्षण किया था। इसके अलावा ये 9 महान ज्ञान आत्मा भट्टियों में से एक लग रही थी और संभवतः सबसे शक्तिशाली भी। मुस्कुराते हुए लॉन डांग डांग, जो पहले लिंग मिंगलू के साथ खड़ा था, ने पहल की और अभिवादन किया, नमस्ते छोटे पेड़। छोटे पेड़ ने लॉन डांग डांग की ओर अभिवादन में सिर हिलाया और फिर बोला, हालांकि कोनकोन की जन्मजात शक्ति उसकी जन्मजात अवस्था के कारण कमजोर है, फिर भी मेरी मदद से मुझे विश्वास है कि वह जल्दी ही आगे बढ़ जाएगा। इसके अलावा सबसे आकर्षक चीज है उसकी विशेष एलिमेंटल वोटेक्स स्पिरिट फनेस, जो उसकी प्रतिभा को परिवर्तनशील और असीमित क्षमता से भरपूर बनाती है। मेरे साथ मैं उसकी साधना में मदद कर सकता हूं, साथ ही आप सभी की साधना में भी सहायता कर सकता हूं। चूंकि आप तीनों ने साथ मिलकर काम करने का फैसला किया है, इसलिए सामूहिक साधना शुरू करना उचित होगा। जियाओ मिंग तुम्हारे साथ है ना? उसका आखिरी सवाल मिंगलू से था। मधुमेह हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। सोने से पहले करें ये काम। इंसुलक्स डायबिटिक। हाँ, लिंग मिंगलू ने अपनी उंगली से उसके माथे पर हल्के से दबाया। उसके माथे पर एक हल्की सी फरिश्ते जैसी सुनहरी छाप उभर आई। छोटे पेड़ से भी छोटी एक नन्ही सुनहरी परी अपने छोटे छोटे पंख फड़फड़ाते हुए बाहर निकली और मनमोहक लग रही थी। जैसे ही उसने छोटे पेड़ को देखा, बिना एक पल की हिचकिचाहट के वह छोटे पेड़ से चिपक गया और उसकी गर्दन से चिपक गया। छोटे पेड़ ने धीरे से उसके सिर को छुआ, मुस्कुराया और कहा, तुम्हारी जागरूकता अच्छी है, हालांकि ऐसा लगता है कि तुमने अस्थायी रूप से बोलने की क्षमता खो दी है, कम से कम अपने पहले विकास के बाद तक तो नहीं। लिंग मिंगलू ने पूछा, छोटे पेड़, क्या आप जियाओ मिंग के साथ हमारी साधना में सहायता करना चाहते हैं? छोटे पेड़ ने जवाब दिया, सिर्फ हम ही नहीं, बल्कि सीनियर विशाल महासागर भी। ये कहते हुए वो लॉन डांग डांग की ओर मुड़ी। उसने उसकी अलौकिक आंखों में एक चमक और अपनी छाती से फैलती एक शीतलता महसूस की। अगली बात जो उसने देखी वह ये कि शुद्ध सफेद स्पष्ट चंद्राकार विशाल महासागर आत्मा भट्टी अचानक उसकी छाती से निकल आई थी।
वरिष्ठ, क्या आप उनकी साधना में और पहले सहायता करने में रुचि रखेंगे? जियाओ मिंग की मध्यस्थता से यह अभी भी संभव होना चाहिए, छोटे पेड़ ने स्पष्ट चंद्र विशाल महासागर आत्मा भट्टी से कहा। हम कोशिश कर सकते हैं। हालांकि ये दूसरे रूप जितना अच्छा नहीं है, लेकिन उनकी वर्तमान साधना के स्तर के हिसाब से यह काफी अच्छा होना चाहिए, विशाल महासागर की युवा आवाज गूंजी। लिंग मेंगलू चकित रह गई। अब उसके लॉन डांग डांग और लॉन कोन कोन के पास बुद्धि की आत्मा भट्टियां थीं। निस्संदेह 9 महान ऋषियों में अग्रणी होने के नाते लघु वृक्ष को कभी सबसे शक्तिशाली सहायक आत्मा भट्टी माना जाता था। इसलिए उसके रूप और बुद्धि के साथ साथ उसकी स्मृति भी अक्षुण्ण थी। ये कि लॉन्ग डांग डांग की अपूर्ण आत्मा भट्टी भी बोलने की क्षमता बनाए रख सकी, यहाँ तक कि छोटे पेड़ को सम्मानपूर्वक वरिष्ठ कहकर संबोधित करने से भी ये संकेत मिलता है कि उसकी चमकदार देवदूत आत्मा भट्टी मूलभूत गुणों के मामले में कमतर हो सकती है। सवाल ये था कि क्या लॉन्ग डांग डांग की स्पष्ट चंद्राकार विशाल महासागर आत्मा भट्टी को प्रभावी ढंग से पुनर्स्थापित किया जा सकता है। अपने साधना कक्ष में जाओ, छोटे पेड़ ने लिंग मेंगलू से कहा। समझ गया, कृपया मेरे पीछे आओ। मेंगलू का साधना कक्ष दूसरी मंजिल पर था। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, प्रकाश तत्वीय और उतार चढ़ाव की जबरदस्त लहरें उन पर टूट पड़ीं। उसका कक्ष एक सामान्य छात्र के कक्ष से कम 3 गुना बड़ा था, जो उसकी जन्मजात आध्यात्मिक शक्ति 99 के अनुरूप था। गोलाकार कक्ष में फर्श पर विस्तृत रूप से सरनी संरचना के चिन्ह उकेरे गए थे, जिसमें रत्न जड़े हुए थे, मुख्य रूप से सफेद और सुनहरे, निस्संदेह प्रकाश गुण वाले आत्मा पत्थर। पवित्र प्रकाश आत्मा एकत्रीकरण संरचना आपके वर्तमान साधना स्तरों के अनुकूल है, छोटे पेड़ ने लिंग मेंगलू को सिर हिलाकर उत्तर दिया। लॉन्ग डांग डांग और लॉन्ग कोन कोन भी अब तक कमरे में आ चुके थे। दिव्य प्रकाश तत्वों में डूबे हुए उन्होंने अपने शरीर में एक गर्माहट महसूस की, सुकून का एहसास हुआ, यहाँ तक कि उनकी जीवन शक्ति में भी इजाफा हुआ। जैसे ही लिंग मेंगलू ने साधना कक्ष के द्वार बंद किए, भीतर की ऊर्जा तरंगें तीव्र हो गईं। दिव्य प्रकाश तत्व आमतौर पर केवल पुरोहितों द्वारा ही धारण किए जाते थे, इसलिए वे पुरोहितों की साधना के लिए आदर्श थे। वरिष्ठ विशाल महासागर, क्या हम इसे आजमाएं? छोटे पेड़ ने स्पष्ट चंद्रमा विशाल महासागर आत्मा भट्टी को संबोधित करते हुए पूछा। विशाल महासागर ने उत्तर दिया, आपने पहले कहा था कि हर बार जब हम कोई समझौता करते हैं तो वह पुनर्जन्म के समान होता है, इसलिए वरिष्ठ वाले भाग को छोड़ दें। मुझे बस विशाल महासागर कहें। मैं पहले जियाओ मिंग के साथ विलय का परीक्षण कर सकता हूं और फिर यह आप पर निर्भर है। हालांकि हमें रात का इंतजार करना चाहिए जब प्रभाव सर्वोत्तम हो। दिन के समय मैं अपनी क्षमता का लगभग आधा ही उपयोग कर पाता हूं। विचार करने के बाद स्मॉल ट्री ने कहा, तो चलिए ऐसा करते हैं। क्या आप पहले कौन कौन के एलिमेंटल वोटेक्स स्पिरिट फनेस के साथ विलय कर सकते हैं? मैं उसे मार्गदर्शन दूंगा ताकि आप विलय के चमत्कारों का अनुभव कर सकें। परिणाम आशाजनक होने चाहिए। ठीक है, मुझे इस आत्मा की भट्टी में काफी दिलचस्पी है जिसका आप इतना सम्मान करते हैं। आइए इसे आजमाते हैं, विशाल महासागर ने उत्सुकता से कहा। कोन कोन, अपनी मौलिक भंवर आत्मा भट्टी को छोड़ दो, छोटे पेड़ ने लॉन कोन कोन को निर्देश दिया। ठीक है। लॉन कोन कोन की आंखों में एक चमक चमक उठी और अगले ही पल साधारण दिखने वाली पूरी तरह से काली एलिमेंटल वोटेक्स स्पिरिट फनेस बाहर तैर गई। ये और क्लियर मून वास्ट ओशन स्पिरिट फनेस अपने विपरीत में अद्भुत थे, एक काला और एक सफेद। ठीक है, मैं आ रहा हूं, विशाल महासागर ने चेतावनी दी, फिर धीरे धीरे ऊपर की ओर तैरने लगा, तेजी से बढ़ता हुआ और प्रकाश की एक लकीर की तरह लॉन कोन के एलिमेंटल वोटेक्स स्पिरिट फनेस की ओर बढ़ गया। काली और सफेद स्पिरिट भट्टियां लगभग तुरंत ही टकरा गईं। संपूर्ण साधना कक्ष के भीतर का स्थान एक क्षण के लिए विकृत सा प्रतीत हुआ। लॉन कोन को ऐसा लगा जैसे उसके शरीर में कुछ अतिरिक्त प्रकट हो गया हो और उसके सामने मौजूद एलिमेंटल वोटेक्स स्पिरिट फनेस में पल भर में जबरदस्त बदलाव आ गए। स्पिरिट फनेस के विलय का यह उसका पहला अनुभव था। इससे पहले छोटे पेड़ ने केवल स्पिरिट फनेस में ही मदद की थी, जो इस विलय से अलग था। अब जब दोनों भट्टियां एक हो गई थीं, तो उसने महसूस किया कि उसकी इंद्रियां तुरंत खिल उठीं। उसकी अनुभूति असीम रूप से बाहर की ओर फैलती हुई प्रतीत हुई और अगले ही क्षण उसके सामने एक विशाल ब्लैक होल प्रकट हो गया। ये दूसरी श्रेणी की एलिमेंटल वोटेक्स स्पिरिट फनेस की विनाशकारी शक्ति थी। हालांकि जैसे ही यह काला छेद प्रकट हुआ, पूरा साधना कक्ष अंधकार में डूब गया। लॉन कोन ने अपने शरीर में एक दिव्य शक्ति का अद्भुत प्रकाश महसूस किया, जिससे उसका शरीर फूल गया और लगभग फटने ही वाला था।
लॉन्ग डांग डांग और लिंग मेंगलू की नजरों से कमरा एक पल के लिए अंधेरा हो गया। अगले ही पल साधना कक्ष में संघनित दिव्य प्रकाश की शक्ति पलक झपकते ही गायब हो गई और लॉन कोन का शरीर चमकदार सुनहरे रंग में बदल गया। तुम दोनों यहां आओ और उसके दोनों ओर बैठ जाओ। तुम दोनों अपनी अपनी हथेली आगे करो। छोटे पेड़ ने तुरंत निर्देश दिया। लॉन्ग डांग डांग और लिंग मेंगलू जल्दी से लॉन कोन के दोनों ओर बैठ गए। छोटी ट्री ने अपने हाथों से इशारा किया और उसके नियंत्रण में लॉन्ग कोन की बाहें ऊपर उठ गईं। उसकी हथेलियां क्रमशः लॉन्ग डांग डांग के बाएं हाथ और लिंग मेंगलू के दाएं हाथ पर टिकी थीं। अचानक दोनों ने महसूस किया कि लॉन्ग कोन की हथेली से एक प्रबल और शुद्ध आध्यात्मिक शक्ति उनके शरीर में तुरंत प्रवाहित हो रही है। यह उनकी सामान्य ध्यान साधना से कई गुना तेज गति से हुआ। मधुमेह हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। सोने से पहले करें ये काम। इंसुलेक्स डायबिटिक। तैयार हो जाओ, मैं भी शुरू करने वाला हूं। कोन खासकर तुम पर आध्यात्मिक शक्ति प्रचंड रूप से आएगी। डांग डांग मेंगलू अपनी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करके उसे उससे छीन लो और उसे फटने से बचाओ। अगर मुझे उसे कोई खतरा महसूस होगा तो मैं रुक जाऊंगा। बोलते हुए छोटे पेड़ ने अपनी बाहें फैला दी और उसका सुनहरा शरीर ठोस होने लगा, धीरे धीरे भस्म करने वाले भंवर के केंद्र की ओर उड़ने लगा। भनभनाहट। काली रोशनी की विशाल पट्टियां प्रचंड लहरों की तरह फूट पड़ी, जिससे साधना कक्ष पल भर में एक काले सागर में बदल गया। स्वर्ग और पृथ्वी की विशाल तात्विक ऊर्जा चारों दिशाओं से उनकी ओर दौड़ पड़ी, जिससे पूरे स्पिरिट फनेस द्वीप पर आध्यात्मिक ऊर्जा में नाटकीय रूप से उतार चढ़ाव आया, जिससे कई शक्तिशाली प्राणी चौंक गए। इस क्षण लॉन कोन को ऐसा लगा जैसे उसका शरीर एक ही पल में कई बार फूल गया हो। आध्यात्मिक शक्ति की अपार मात्रा, मानो एक समुद्र जिसमें कई नदियां समा सकती हो, उसके शरीर को ऐसा महसूस करा रही थी मानो वह किसी भी क्षण फट जाएगा। उसके लिए एकमात्र विकल्प अपनी हथेलियों से ऊर्जा को बाहर निकालने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगाना था। लॉन्ग डांग डांग और लिंग मेंगलू दोनों भी हिल गए तथा पूरी ताकत से आध्यात्मिक शक्ति को अवशोषित कर लिया। लॉन्ग डांग डांग की ओर से द्वितीय श्रेणी की पवित्र डायवसन स्पिरिट फनेस सक्रिय हो गई, जिसने आध्यात्मिक शक्ति को पूर्ण रूप से ग्रहण और पोषित किया तथा उसे तरल अवस्था में परिवर्तित कर दिया। लिंग मेंगलू की ओर से एक अजीब सुनहरा हथौड़ा निकला जो लगातार उसके चारों ओर घूम रहा था, अवशोषित आध्यात्मिक शक्ति पर प्रहार कर रहा था, उसे संपीड़ित और परिष्कृत कर रहा था। एक बार जब क्लियर मून विशाल महासागर आत्मा भट्टी को भक्षण प्रक्रिया में शामिल कर लिया गया, तो ये स्वर्ग और पृथ्वी भक्षण में परिवर्तित हो गया। छोटे वृक्ष की प्रथम श्रेणी में सुधार करने की शक्तिशाली क्षमता की सहायता से दिव्य रसातल क्षेत्र दिव्य रसातल महासागर में परिवर्तित हो गया था। ये छोटे वृक्ष के सक्रिय नियंत्रण के कारण ही संभव हुआ था। अन्यथा लॉन कोन की वर्तमान शारीरिक स्थिति के कारण वह उस शक्ति को सहन नहीं कर पाता जो पूरी तरह से उन्मुक्त दिव्य रसातल महासागर ला सकता था। जिस छात्रावास भवन में लिंग मेंगलू स्थित था, वह 30 मीटर के दायरे में पूरी तरह से काला हो गया था। उसके बाहरी घेरे पर काली रोशनी की पट्टियां घूम रही थीं। बड़ी मात्रा में आध्यात्मिक ऊर्जा खींची और निर्देशित की जा रही थी, जिससे काली रोशनी की पट्टियों के भीतर कभी कभी सुनहरी रोशनी झिलमिला उठती थी। लगभग 10 सेकंड बाद 1 दर्जन लोग इमारत के बाहर दिखाई दिए, जो अपने चेहरे पर आश्चर्य के साथ अपने सामने के क्षेत्र में आए बदलावों को देख रहे थे। उसी समय एक बूढ़ी आवाज गूंजी, कृपया सभी लोग वापस चले जाएं, सब कुछ सामान्य है। यह आवाज सुनकर स्पिरिट फनेस अकादमी के वरिष्ठ अधिकारियों के चेहरे थोड़े ढीले पड़ गए, यहां तक कि उनके चेहरे पर उम्मीद की एक झलक भी दिखाई दी। वे आसमान की ओर थोड़ा झुके और चले गए। धमाका, मैं फट जाऊंगा। यह विचार लॉन कोन के मन में गूंजता रहा। हालांकि हर बार जब उसका शरीर टूटने की कगार पर होता, तो बाहरी बल थोड़ा कम हो जाता, जिससे वह सांस ले पाता, लेकिन फिर बहुत तेजी से फिर से तेज हो जाता। वह अपनी पूरी शक्ति बाहर की ओर उत्सर्जित कर रहा था और अपनी हथेलियों के जरिए इस एकत्रित ऊर्जा को अलग अलग लॉन्ग डांग डांग और मेंगलू में स्थानांतरित कर रहा था। इसके बावजूद वो लगातार पतन के कगार पर डगमगा रहा था। लॉन्ग डांग डांग और मेंगलू के लिए यह एक ऐसा अनुभव था जो उन्होंने पहले कभी नहीं किया था। उन्हें अपने साधना इतिहास में स्वर्ग और पृथ्वी में इतनी प्रचुर मात्रा में तात्विक ऊर्जा कभी नहीं मिली थी। हालांकि उन्हें लॉन कोन की तरह फटने का एहसास नहीं हुआ, लेकिन उनके शरीर में आंतरिक आध्यात्मिक शक्ति अत्यधिक प्रचुर थी। लॉन्ग डांग डांग को तो ये भी महसूस हुआ कि पवित्र विपथन आत्मा भट्टी पर्याप्त साधना नहीं कर पा रही थी। एक अज्ञात अवधि के बाद बाहरी दुनिया में प्रचुर आध्यात्मिक ऊर्जा धीरे धीरे क्षीण हो गई।
छोटे पेड़ की आवाज तीनों के कानों में गूंजी, थोड़ा आराम करो, हम बाद में फिर से शुरू करेंगे। जब बाहर स्वर्ग और पृथ्वी में तात्विक ऊर्जा का प्रवाह अचानक कम हो गया, तो अगले ही पल लॉन कोन जोर जोर से हांफते हुए लगभग गिर पड़ा। उसके शरीर के हर हिस्से में दर्द हो रहा था। उसका पूरा शरीर मानो गुब्बारे की तरह पिचक गया हो। हालांकि लॉन डांगडांग और लिंग मेंगलू अभी भी अपनी बैठी हुई मुद्रा में थे, चुपचाप साधना से प्राप्त फल प्राप्त कर रहे थे। कमरे में प्रकाश सामान्य हो गया और व्यू रचना ने धीरे धीरे बाहर से तात्विक ऊर्जा को अवशोषित कर लिया, जिससे दिव्य ज्योति घनीभूत हो गई। छोटा पेड़ और स्पष्ट चंद्रमा विशाल महासागर आत्मा भट्टी एक के बाद एक उड़ गए। विशाल महासागर की आवाज स्पष्ट रूप से उत्साह से भरी हुई थी। ये दिलचस्प है, काफी दिलचस्प। मुझे उम्मीद नहीं थी कि एलिमेंटल वोटेक्स स्पिरिट फनेस इतनी प्रभावशाली क्षमता को जन्म दे सकती है। आप सही थे। एक बार जब कौन 5वीं रैंक पर पहुंच जाएगा, तो आप और मैं विलय का प्रयास कर पाएंगे। हम पहले विलय करेंगे और फिर एलिमेंटल वोटेक्स स्पिरिट फनेस को उत्तेजित करेंगे, साथ ही साथ मेरी विशाल महासागर की स्पष्ट चंद्र शक्ति को भी इंजेक्ट करेंगे। परिणाम निश्चित रूप से अधिक शक्तिशाली होगा। छोटे पेड़ ने सिर हिलाया और कहा, इसीलिए मैंने सुझाव दिया था कि तुम लॉन्ग डांग चुनो। ये काम करेगा। हम आखिरकार मुझे थोड़ा आत्मविश्वास मिला है। छोटे पेड़, शुक्रिया। आपका स्वागत है। एक जमाने में आपने और आपके साथियों ने हमारे महाद्वीप की रक्षा के लिए बहुत प्रयास किए थे। अगली पीढ़ी के रूप में आप सभी की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। अब हम बस यही आशा करते हैं कि सब कुछ सुचारू रूप से चले। बोलते हुए छोटे पेड़ ने लॉन कोन के शरीर पर एक सुनहरी रोशनी छोड़ी। इस सुनहरी रोशनी का कोई उपचारात्मक प्रभाव तो नहीं हुआ, लेकिन जल्द ही लॉन कोन के सिर के ऊपर एक आकृति मंडराती हुई दिखाई दी। 78। हाँ, इन कुछ ही दिनों में लॉन कोन की जन्मजात आध्यात्मिक शक्ति बढ़कर 78 हो गई थी। वह बहुत पहले ही एक असफल व्यक्ति के स्तर को पीछे छोड़ चुका था। छोटे वृक्ष की सहायता से एलिमेंटल वोटेक्स स्पिरिट फनेस के विकास का अर्थ था कि भले ही उसकी जन्मजात आंतरिक आध्यात्मिक शक्ति के विकास की गति कुल मात्रा बढ़ने के साथ धीमी हो जाए, फिर भी ये पहले की तुलना में बहुत तेज है। जब तक लॉन कोन ने अपनी सांस संभाली, तब तक 1 घंटा बीत चुका था और बाहर अंधेरा हो चुका था। न तो लॉन डांग और न ही लिंग मेंगलू को भूख लगी। उन्होंने स्वर्ग और पृथ्वी की बहुत ज्यादा तात्विक ऊर्जा सोख ली थी। ये भोजन से मिलने वाली ऊर्जा से कहीं ज्यादा शुद्ध और शक्तिशाली थी। चलो चलते हैं, अब रात हो गई है। लॉन कोन सोफे पर धंस गया, छोटे पेड़ को दया से देखते हुए, क्या हम बहुत जोर लगा रहे हैं? छोटे पेड़ ने शांति से उत्तर दिया, केवल आप ही डांग की मदद कर सकते हैं, केवल तभी जब आप मजबूत हो जाएं और मुझे और एलिमेंटल वोटेक्स स्पिरिट फनेस को एक साथ जोड़ दें, तभी हम क्लियर मून वास्ट ओशन स्पिरिट फनेस में समस्या को हल करने में उसकी सहायता कर सकते हैं। उसकी बातें सुनकर डांग की आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। हालांकि कोन पहले ही उठ चुका था। ऊपर ऊपर ऊपर, चलो आगे बढ़ते हैं। डांग के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान फैल गई जब उसने स्मॉल ट्री को अंगूठा दिखाया। स्मॉल ट्री सच बोल रहा था या कोन को प्रोत्साहित कर रहा था, दोनों ही तरह से अच्छा था, है ना? अब तक आसमान पूरी तरह से अंधेरा हो चुका था। आज रात का मौसम अच्छा नहीं था, घने बादलों ने चांद और तारों का सारा नजारा ढक दिया था। छोटे पेड़ ने लिंग मेंगलू से कहा, जियाओ मिंग को बुलाओ, चलो शुरू करते हैं। ठीक है। लिंग मेंगलू आज बहुत उत्साहित थी। दिन की साधना सामान्य से काफी तेज थी, कम से कम दोगुनी तेज, क्योंकि कोन स्वयं एक चतुर्थ श्रेणी की आध्यात्मिक शक्ति थी, न कि एक तरल अवस्था वाली आध्यात्मिक शक्ति, जिसके कारण उसे अवशोषण के बाद उसे रूपांतरित करने में काफी ऊर्जा खर्च करनी पड़ी। उसके दोनों चचेरे भाई बहन तो मानो छिपे हुए खजाने थे। मधुमेह हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। सोने से पहले करें ये काम। इंस्यूलेक्स डायबिटिक। चमकदार एंजल स्पिरिट फनेस जारी किया गया और खूबसूरत एंजल एक बार फिर से बाहर उड़ गया। डांग ने अपनी क्लियर मून वास्ट ओशन स्पिरिट फनेस को भी सक्रिय कर दिया। हम पहले जाएंगे, फिर आप आगे बढ़ेंगे, विशाल महासागर ने छोटे पेड़ से कहा। बोलते हुए वह खिड़की की ओर उड़ गया। उसके शुद्ध सफेद भट्टी जैसे शरीर से एक हल्की सी रोशनी निकल रही थी। जियाओ मिंग अपने पंख फड़फड़ाते हुए उड़ गया। अगले ही पल उसकी गति तेज हो गई और वह सीधे क्लियर मून विशाल महासागरीय आत्मा भट्टी में जा गिरा। एक प्लॉप की आवाज के साथ पानी चारों ओर उछल पड़ा। हल्के नीले रंग का तरल उछल रहा था और फिर नीले और सफेद रंग के छल्ले उभरने लगे। निर्मल चंद्र विशाल महासागरीय आत्मा भट्टी पर मृदु श्वेत प्रकाश क्षण भर में अत्यंत चमकीला हो गया।
डांग डांग को अस्पष्ट रूप से उसमें से एक अदृश्य शक्ति के फूटने का आभास हुआ, और अगले ही क्षण खिड़की के बाहर रात के आकाश ने उसके विचारों की पुष्टि कर दी। घने बादलों की परत ने रात को घोर अंधेरा बना दिया था, लेकिन इसी दौरान बादलों में एक दरार सी पड़ गई। इसके अलावा धीरे धीरे छठे बादलों से एक हल्की सफेद रोशनी निकलने लगी। जैसे ही बादल छटे, चमकीला चांद बादलों के बीच से चमकता हुआ दिखाई दिया, मानो बादलों के बीच से निकल रहा हो, और निर्मल चंद्रमा की विशाल महासागरीय आत्मा भट्टी के साथ एक सुंदर विरोधाभास पैदा कर रहा था। निर्मल चंद्राकार विशाल महासागरीय आत्मा भट्टी की सतह पर अनगिनत सफेद प्रकाश बिंदु एकत्रित हो गए, जिससे वह और भी अधिक चमकदार और चकाचौंध करने वाली लग रही थी। अगले ही क्षण भट्टी के ठीक ऊपर एक अर्धचंद्राकार चांद लटक रहा था, जो भट्टी के पानी पर ऊंचे चंद्रमा की छवि को प्रतिबिंबित कर रहा था। विचित्र चमकें लगातार अंदर की ओर गिर रही थीं। इस समय डांग डांग ने अपने मन में विशाल महासागर की आवाज सुनी, जब मैं किसी साधारण आत्मा भट्टी के साथ विलय करता हूँ, तो मैं अपनी चंद्र ज्योति या विशाल महासागर की शक्ति को उसके साथ मिलाकर उसी क्षमता का निर्माण कर सकता हूँ। लेकिन अगर विलय का उद्देश्य एक बुद्धिमत्तापूर्ण आत्मा भट्टी है, तो निर्मल चंद्र और विशाल महासागर की शक्तियां उसमें व्यापक रूप से विलीन हो जाएंगी और प्रभाव बढ़ते जाएंगे। ध्यान से देखो। विशाल महासागरीय आत्मा भट्टी से नीला पानी अचानक उमड़ पड़ा, और अगले ही पल एक परी सफेद चमक बिखेरती हुई उड़ी, उसके पंख भव्य आसमानी नीले रंग में बदल गए। उसके सिर के ऊपर अर्धचंद्राकार चांद उसके पीछे एक अजीबोगरीब अर्धवृत्त की तरह धीरे से गिर पड़ा। निर्मल चंद्राकार विशाल महासागरीय आत्मा भट्टी भी अर्धचंद्राकार चांद में विलीन हो गई। स्पष्ट चंद्रमा विशाल महासागर, चमकदार एंजल आत्मा भट्टी, संयुक्त आत्मा भट्टी या समलन बर्फीले चंद्रमा एंजल। इस समय मिंगलू की आंखों में लगातार विस्मय था। वह जियाओ मिंग के परिवर्तन को साफ महसूस कर सकती थी। इस समय जियाओ मिंग का चांद से एक खास जुड़ाव सा लग रहा था। अनगिनत चांदनी उसके शरीर पर पड़ रही थी, यहाँ तक कि उसकी चमकदार परी आत्मा भट्टी को भी पोषित कर रही थी। अब मेरी बारी है। छोटी पेड़ ऊपर तैरती हुई आए। उसने अपना दाहिना हाथ उठाया, बर्फीले चंद्र देवदूत की ओर इशारा किया, और तुरंत उसकी उंगलियों से एक सुनहरी रोशनी निकली जो देवदूत की ओर लक्षित थी। सुनहरी रोशनी ने उन्हें जोड़ने वाले एक पुल का काम किया, और छोटी पेड़ का शरीर उड़कर बर्फीले चंद्र देवदूत से टकराया, जिससे उसके शरीर के चारों ओर तुरंत एक सुनहरा प्रभामंडल छा गया। बर्फीली चांदनी परी हवा में कांप रही थी और कुछ ही पलों में बड़ी होने लगी। पहले सिर्फ हथेली के आकार की, अब वह 1 फुट से ज्यादा लंबी हो गई थी। उसके पीछे नीले पंखों का एक और जोड़ा फैल गया था, और उसके सिर के पीछे अर्धचंद्राकार चमक और भी घनी और चमकदार होती जा रही थी। दिव्य प्रार्थना बर्फीले चंद्रमा देवदूत स्पिरिट फनेस फ्यूजन का विकास संस्करण। डांग डांग, कोंग कोंग और मेंगलू अपनी आंखों के सामने खुलते चकाचौंध भरे दृश्य को देख रहे थे। सभी आश्चर्यचकित थे। आज दोपहर जब दिव्य प्रार्थनाओं की लघु वृक्ष आत्मा भट्टी और निर्मल चंद्र विशाल महासागर आत्मा भट्टी ने मिलकर तात्विक भंवर आत्मा भट्टी को प्रवर्धित किया, तो ये पहले से ही काफी चौंकाने वाला था। हालांकि अब 3 महान बुद्धि आत्मा भट्टियों के एक साथ काम करने से जो परिवर्तन हुए, वे और भी अद्भुत और गौरवशाली थे। उन्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ी, और तीनों आत्मा भट्टियों ने अपना विलय पहले ही पूरा कर लिया था। ये बुद्धि आत्मा भट्टी की शक्ति थी। आप सभी साधना शुरू करें। छोटे पेड़ की आवाज गूंजी। वह अब 3 ज्ञान आत्मा भट्टियों पर पूर्ण नियंत्रण में थी। तभी तीनों वास्तविकता में लौट आए और जल्दी से पालथी मारकर बैठ गए। डांग डांग के पीछे 3 परछाइयां चुपचाप उभरी, जो पवन ड्रैगन रूप, अग्नि ड्रैगन रूप और जल ड्रैगन रूप में अलग हो गईं, जबकि उसका मुख्य शरीर अपनी चमक बनाए हुए था। दिव्य प्रार्थना बर्फीले चंद्र देवदूत _2 लॉन्ग डांग डांग के जल ड्रैगन रूप क्लोन को देखते ही लिंग मेंगलू ने मुंह बनाया और मन ही मन कहा, ये बंदा। मुझे पता था कि वह खुद को रोक रहा है, लेकिन उसके पास इस पर विचार करने का ज्यादा समय नहीं था। मानो प्रार्थना कर रही हो। दिव्य प्रार्थनाएं बर्फीले चंद्र देवदूत ने उसके सामने हाथ जोड़ लिए। दोनों हथेलियां कोमल श्वेत प्रकाश से चमक उठी, जो चमकीले आकाश नीले प्रकाश कणों के साथ मिल गया। एक पल में आकाश से श्वेत नीले प्रभामंडलों के संकेंद्रित वृत्त उतर आए। दिव्य प्रार्थना बर्फीली चंद्रमा परी अपनी जन्मजात प्रतिभा कौशल विशाल महासागर चांदनी का प्रदर्शन कर रही थी। तीनों इस कोमल ऊर्जा में नहा रहे थे, मानो नहाते समय वे गर्म पानी की शुद्ध धारा के नीचे हों। एक ऐसी अनुभूति जो शब्दों से परे थी। न केवल उनके शरीर बल्कि उनकी आत्माएं भी इस ऊर्जा में नहा रही थीं। उनकी आत्मा की गहराई से उत्पन्न इस सुकून ने उन्हें लगभग तुरंत ही अपने आसपास के वातावरण को भुला दिया।
अपने चारों शरीरों के एक साथ अवशोषित होने से लॉन्ग डांगडांग को सबसे स्पष्ट अनुभूति हुई। जहां उसके तीनों क्लोन पूरे मन से चांदनी को अवशोषित कर रहे थे, वहीं उसका मुख्य शरीर पवित्र विपथन आत्मा भट्टी की मदद से आध्यात्मिक शक्ति को द्रवित करने लगा। यदि दिन के दौरान उन्होंने आध्यात्मिक शक्ति का पर्याप्त संचय किया था, तो विशाल महासागर की चांदनी उससे भी कहीं अधिक प्रदान करती थी। इसने उन्हें शुद्ध और शुद्ध चांदनी की शक्ति प्रदान की, जिससे उनकी आध्यात्मिक शक्ति को एक अतिरिक्त विशेष गुण प्राप्त हुआ। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि चांदनी द्वारा प्रदान किया गया पोषण उनके शरीर, मध्याह्न नाड़ियों और यहाँ तक कि उनके मानसिक आत्मिक सागर को भी बदल रहा था। इस उन्नयन ने न केवल उनकी क्षमताओं को, बल्कि उनकी क्षमता को भी बढ़ाया। उस क्षण बर्फीले चंद्र देवदूत की अलौकिक छवि उनमें से प्रत्येक के मानसिक आत्मिक सागर के ऊपर तैर रही थी। चांदनी की रोशनी में लिंग मेंगलू और भी पवित्र लग रही थी। उसका शरीर नीले सफेद प्रभामंडल में लिपटा हुआ था। हल्की सी सुगंध बिखेरते हुए उसका दुबला पतला शरीर एक पारदर्शी रूप धारण कर रहा था, मानो प्रकाश से बह रहा हो। ऐसा लग रहा था मानो वह विशाल महासागर की चांदनी के प्रभाव में विकसित हो रही हो, और उसका आभामंडल उत्तरोत्तर दीप्तिमान होता जा रहा था। विशाल महासागर की चांदनी को अवशोषित करने की बात आने पर लॉन्ग डांगडांग और लॉन्ग कोनकॉन की प्रतिक्रियाएं और भी बेहतर थीं। लॉन्ग डांगडांग के चारों शरीरों द्वारा एक साथ इस शुद्ध चांदनी शक्ति को अवशोषित करने से, जिसमें पौष्टिक गुण समाहित थे, उसकी आध्यात्मिक शक्ति का द्रवीकरण अत्यंत प्रभावी ढंग से हुआ। उस समय उसकी पवित्र विपथन आत्मा भट्टी नीले श्वेत रंग में बदल गई थी। पहले से ही संघनित आध्यात्मिक द्रव को और अधिक परिष्कृत किया गया था, और उसकी असंघनित आध्यात्मिक शक्ति का द्रवीकरण जारी था। उसके चारों शरीर अलग अलग रंगों में चमक रहे थे, लेकिन प्रत्येक एक नीले और सफेद प्रभामंडल में लिपटा हुआ था। ऐसी घटना लॉन्ग कोनकॉन के लिए और भी उल्लेखनीय थी, जिसने विशाल महासागर की चांदनी को अवशोषित करने के लिए द्वितीय श्रेणी के तत्व भंवर आत्मा भट्टी के अपने भक्षण क्षेत्र को सक्रिय किया। यह अनुभूति उसकी दिन की साधना की तुलना में कहीं अधिक सुखद थी। उसके शरीर के फटने की अनुभूति अब मौजूद नहीं थी, और दिन के आरंभ में होने वाला दर्द अब विशाल महासागर की चांदनी से शांत हो गया था। उसके पूरे शरीर ने पोषण का आनंद लिया, और उसकी पहले से पीड़ादायक मेरिडियन नाड़ियां न केवल ठीक हो गईं, बल्कि विशाल महासागर की चांदनी के पोषण के कारण खुल भी गईं। यद्यपि तीनों में उसका साधना स्तर सबसे निम्न था, फिर भी उसे तीनों आत्मा भट्टियों के संयुक्त प्रभाव से सबसे अधिक लाभ हुआ। तत्व भंवर आत्मा भट्टी द्वारा अवशोषित शक्ति ने उसकी जन्मजात प्रतिभा को निखारा। विशाल महासागर की चांदनी से उत्साहित होकर उसे ऐसा लगा जैसे उसका पुनर्जन्म हो रहा हो। साधना सत्र भोर तक चलता रहा, जब चांद डूब गया और सूरज उगया। फिर तीनों आत्मा की भट्टियां अपने अपने साथियों के शरीर में वापस लौट आईं। आधे घंटे बाद लोगों के चारों ओर की नीली और सफेद चमक धीरे धीरे उनके शरीर में वापस चली गई। लॉन्ग डांगडांग सबसे पहले अपनी आंखें खोलने और अपने तीनों क्लोनों को अपने भौतिक शरीर में वापस लाने वाला व्यक्ति था। उसके होठों के कोनों पर एक हल्की सी मुस्कान उभर आई, क्योंकि उसने अपनी आध्यात्मिक शक्ति का 1/3 सफलतापूर्वक समाप्त कर लिया था, और यह उच्च शुद्ध आध्यात्मिक शक्ति थी जिसमें चांदनी के गुण समाहित थे। लॉन्ग डांगडांग ने अनुमान लगाया कि वह 4-5 दिनों में 5वां स्थान प्राप्त कर लेगा, और वह भी अत्यधिक उच्च स्तर की द्रवित आध्यात्मिक शक्ति के साथ। अगला जागा लॉन्ग कोनकॉन। उसने सुस्ती से अपने शरीर को खींचा और पहला शब्द जो उसने कहा वह था एक सुखद अद्भुत। सचमुच यह अविश्वसनीय रूप से आरामदायक था, दिन के साधना सत्र से कहीं ज्यादा। हालांकि उसे पता नहीं था कि उसका साधना स्तर कितना बढ़ गया है, फिर भी उसकी आध्यात्मिक शक्ति में उल्लेखनीय वृद्धि महसूस हुई, और वह कुछ हद तक गाढ़ी हो गई, लगभग तरल अवस्था जैसी। वह अभी भी चौथे दर्जे का था, लेकिन विशाल महासागर की चांदनी के कारण उसकी आध्यात्मिक शक्ति लगभग द्रव अवस्था जैसी दिख रही थी। उसे देखकर लॉन्ग डांगडांग ने मौन मुद्रा बनाई, जिससे ये संकेत मिला कि मेंगलू ने अभी तक अपनी साधना पूरी नहीं की है। जल्दी से अपना मुंह ढकते हुए लॉन्ग कोनकॉन खड़ा हुआ और बाहर चला गया। उसे डर था कि वह फिर से जोर से बोलने से खुद को नहीं रोक पाएगा। लॉन्ग डांगडांग भी चुपचाप उठकर उसके पीछे बाहर चला गया। तुम्हें कैसा लग रहा है? लॉन्ग डांगडांग ने लॉन्ग कोनकॉन से पूछा। लॉन्ग कोनकॉन ने हंसते हुए कहा, मैं काफी सुधर गया हूं। मुझे लगता है कि मैं अब पहले जैसा नहीं रहा। क्या हमारी साधना को छल माना जाता है? कोई आश्चर्य नहीं कि हर कोई कहता है कि स्पिरिट भट्टियां अच्छी होती हैं। एक उच्च स्तरीय भट्टी का होना वाकई बहुत फर्क डालता है। ये तो शॉर्टकट लेने जैसा है। लॉन्ग डांगडांग ने उत्तर दिया, अब जब आप चौथे स्तर पर हैं, तो इस दर से आपको 5वें स्तर तक पहुंचने में ज्यादा महीने नहीं लगेंगे।
आपको पवित्र विपथन आत्मा भट्टी का अधिक बार उपयोग करना होगा। एक बार जब पवित्र विपथन आत्मा भट्टी दूसरे स्तर तक विकसित हो जाती है तो इसमें एक पोषण क्षमता होती है जो आध्यात्मिक शक्ति को द्रवीभूत करने में मदद कर सकती है। हालांकि दिव्य प्रार्थनाएं लघु वृक्ष आत्मा भट्टी आपकी आत्मा भट्टी को एक स्तर तक विकसित कर सकती है, लेकिन अगर आप पवित्र विपथन आत्मा भट्टी को स्वयं दूसरे स्तर तक बढ़ा सकें और उसे हमारी साधना में सहायक बना सकें तो आपकी प्रगति की गति और भी तेज हो जाएगी। लॉन कोनकोंग ने पूछा, मैं विकास प्रक्रिया को कैसे तेज कर सकता हूं? अपने मुंह के कोने पर हल्की सी मुस्कान के साथ लॉन्ग डांगडांग ने जवाब दिया, यह आसान है। ज्यादा आक्रामकता पैदा करने के लिए स्पिरिट फनेस का इस्तेमाल करो। लगता है आज दानव जनजाति के साथ एक और सीधा मुकाबला होगा। तुम हमारे मुख्य रक्षात्मक योद्धा के रूप में काम करोगे जबकि मैं और मेरा चचेरा भाई नुकसान पहुंचाने पर ध्यान केंद्रित करेंगे। क्या आप चाहते हैं कि मैं मुख्य रक्षा भूमिका निभाऊं? पवित्र विपथन आत्मा भट्टी केवल एक ही लक्ष्य को संभाल सकती है ना? मुझे डर है कि मैं सब कुछ संभाल नहीं सकता। हालांकि लॉन कोनकोन कड़ी मेहनत करने के लिए दृढ़ था, लेकिन वह चीजों को आसानी से लेने का आदी था। यह आसान है, बस अपने आधे से ज्यादा बेतुके व्यवहार को जाहिर कर दो जिससे आमतौर पर लोग परेशान हो जाते हैं। इतना काफी होगा कि लोगों में काफी गुस्सा पैदा हो जाए। लॉन डांगडांग ने सहजता से कहा, मैं क्या परेशान कर रहा हूं? मैं एक प्यारा नौजवान हूं जिसे सब प्यार करते हैं। लॉन कोनकोन ने नाराजगी भरे भाव से असहमति जताई। तभी साधना कक्ष का दरवाजा खुला। लिंग मेंगलू अंदर से बाहर आया। जैसे ही वह साधना कक्ष से बाहर निकली, लॉन डांगडांग और लॉन कोनकोन दोनों चकाचौंध हो गए, मानो वह प्रकाश बिखेर रही हो। उसके पूरे शरीर से एक दीप्तिमान आभा निकल रही थी। उसका पहले से ही तेजस्वी चेहरा और भी कोमल लग रहा था। एक अदृश्य आकर्षण बिखेर रहा था। वह एक ऐसी गर्मजोशी बिखेर रही थी जिससे लोग अनजाने में उसके करीब महसूस करते थे। इससे भी ज्यादा अजीब बात यह थी कि खिड़की के बाहर सुबह का सूरज अपनी किरणों को उस पर पड़ते हुए हल्का कर रहा था, या शायद वही थी जो प्रकाश में विलीन हो रही थी। अरे चचेरा भाई अलग क्यों दिखता है? लॉन कोनकोन ने आश्चर्य से पूछा। लॉन डांगडांग ने भी सिर हिलाया और कहा, यह थोड़ा अलग लगता है। लिंग मेंगलू ने खुद इस बदलाव को महसूस किया। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरी आध्यात्मिक शक्ति उमड़ रही है, और जब मैं ध्यान नहीं कर रहा होता हूं तब भी मुझे आध्यात्मिक शक्ति के धीरे धीरे संघनन का एहसास क्यों होता है? ऐसा लगता है जैसे प्रकाश तत्व स्वाभाविक रूप से मेरे शरीर में खींचे चले आ रहे हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि आप विकसित हुए हैं। जिनकी जन्मजात आध्यात्मिक शक्ति 90 से अधिक है, उन्हें दिव्य ज्योति का विलक्षण माना जाता है, जबकि जिनकी जन्मजात आध्यात्मिक शक्ति 100 से अधिक है, वे एक और स्तर पर पहुंचेंगे जिसे प्रकाश देवता का शरीर कहा जा सकता है। कल रात की साधना के बाद आपकी जन्मजात आंतरिक आध्यात्मिक शक्ति 99 से 100 तक विकसित हो जानी चाहिए थी। इस नए स्तर पर स्वाभाविक रूप से अंतर होंगे। पहले प्रकाश तत्व आपको अपने में से एक अपना नेता मानते थे। अब उनके लिए आप उनके देवता हैं, वे आपका एक अंश हैं। छोटे वृक्ष की आवाज लॉन कोनकोन के सीने से निकली। लिंग मेंगलू दंग रह गया, क्या ये संभव है? प्रकाशमान देवदूत आत्मा भट्टी के एकीकरण ने आपको मूलभूत क्षमता प्रदान की है। बर्फीले चंद्र देवदूत के पोषण और साधना के साथ आपने समय से पहले ही यह काया प्राप्त कर ली है। भविष्य में आपकी साधना गति और भी बढ़ जाएगी और आपको अशुद्धियों के संदूषण की चिंता करने की आवश्यकता नहीं होगी। प्रकाश देवता की काया स्वचालित रूप से सब कुछ छान लेगी और आपके शरीर के लिए केवल शुद्धतम प्रकाश शक्ति को ही बनाए रखेगी। मंदिर संघ को आपके जैसा देवतुल्य काया प्राप्त हुए कई वर्ष हो गए हैं। ये स्पिरिट फनेस अकादमी की निचली कक्षाओं में एक नया जुड़ाव था। पहले केवल उच्च कक्षाओं में ही वास्तविक युद्ध सिमुलेशन पर जोर दिया जाता था। छोटी कक्षाओं में एक ठोस नींव रखने पर ज्यादा ध्यान दिया जाता था। हालांकि ये स्पष्ट था कि निचली कक्षा के छात्रों का ये समूह तेजी से बढ़ रहा था, खासकर पहली कक्षा के। पिछले वास्तविक युद्ध मूल्यांकन में सर्वोच्च चैंपियन ने तीसरी कक्षा को भी पीछे छोड़ दिया था। या शायद स्पिरिट फनेस अकादमी के उच्च वर्ग के छात्रों के विचार कुछ और थे, लेकिन फिर भी साप्ताहिक युद्ध कक्षा निर्धारित थी। सभी कक्षाओं के छात्रों को चौक पर लाया गया था। कुल मिलाकर पहली, दूसरी और तीसरी कक्षा के 180 से ज्यादा छात्र थे। छात्रों ने पहले ही अपनी अस्थायी टीम बना ली थी और मूल्यांकन शुरू होने की प्रतीक्षा में एकत्रित हो गए थे। लॉन डांगडांग और लॉन कोनकोन स्वाभाविक रूप से अपने बड़े चचेरे भाई के साथ खड़े थे।
लॉन्ग डांग डांग ने भीड़ पर नजर डाली और देखा कि पिछले मूल्यांकन की तुलना में उनके साथी छात्र ज्यादा उत्साहित लग रहे थे। बेशक यह आत्मा की भट्टी में ईश्वरीय चयन अनुष्ठान के प्रभाव के कारण था। सभी आत्मविश्वास से भरे हुए थे। कुछ ही दूरी पर तत्व संत जिसांग लियुइंग, तांग लिगुआंग, चुयू और कई कैजुआन के साथ खड़ी थीं। उनका व्यवहार पहले से ज्यादा ठंडा लग रहा था। उन्होंने बस एक बार लिंग मेंगलू की तरफ देखा और फिर नजरें हटा ली। लॉन कोनकोंग ने हंसते हुए फुसफुसाते हुए कहा, चचेरे भाई, यह जिसान की सहपाठी एक छोटी सी नाराज औरत क्यों लग रही है? अगर वह लड़की न होती तो मैं सोचता कि उसे तुमसे प्यार हो गया और उसने मना कर दिया। लिंग मेंगलू ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, छोटे चचेरे भाई कोनकोंग, तुम्हारे अंदर वाकई बहुत ड्रामा है। दुनिया इतनी बड़ी है और इतने सारे लोग हैं जो मुझ पर क्रश रखते हैं। मैं क्या कर सकता हूँ? आखिरकार मेरे पास तो एक ही दिल है। लॉन कोनकोंग कांप उठा। अरे भाई, क्या तुम मुझसे इतनी मीठी आवाज में बात नहीं कर सकते? इससे मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लिंग मेंगलू के चेहरे पर शर्मिंदगी के भाव उभर आए। बिल्कुल नहीं, यह मेरी क्षमता है कि मैं उन लोगों से निपटने के लिए चेहरे के भाव बदल सकती हूँ ताकि वे मुझे परेशान न करें। लॉन कोनकोंग ने बेचैनी से 2 कदम पीछे हटते हुए कहा, क्यों? ये इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा है? मुझे याद है मेरा भाई भी तुम्हारे जैसा ही था। अब वो बाहर से ज्यादा संयमी लगता है, लेकिन लगता है अब उसकी हालत और भी खराब हो गई है। चचेरे भाई, कोनकोंग ने अभी अभी मुझे बताया कि एक सुरक्षा शूरवीर के रूप में वह आज हमारे सामने खड़ा होकर हमें मुसीबतों से बचाने के लिए तैयार है। लॉन्ग डांग डांग ने लिंग मेंगलू से भावशून्य स्वर में कहा। लिंग मेंगलू की आंखें चमक उठी। ये बहुत बढ़िया है कोनकोंग, तुम सचमुच एक आश्वस्त करने वाले सच्चे शूरवीर हो। लॉन कोनकोंग ने उसकी ओर देखा, फिर लॉन्ग डांग डांग की ओर। उसका चेहरा भय से भरा हुआ था। क्या अब मेरे लिए टीम छोड़ने में बहुत देर हो चुकी है? लॉन्ग डांग डांग ने अपना हाथ उसके कंधे पर रखा। तुम क्या सोचते हो? यू युन की ओर पहुंचे। शिक्षा निदेशक होने के नाते उनके चौक पर पहुंचने से छात्रों का ध्यान तुरंत आकर्षित हुआ। पहले थोड़ा शोरगुल वाला चौक कुछ शांत हो गया। आप सभी को पहले ही टीमों में विभाजित हो जाना चाहिए था। मैं आपको बता सकता हूं कि भविष्य में अकादमी द्वारा आपके प्रशिक्षण का केंद्र बिंदु वास्तविक युद्ध होगा। कोई भी पेशेवर खिलाड़ी चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, अगर उसकी युद्ध क्षमता में कमी है तो वह सच्चा बलवान नहीं बन पाएगा। इस वर्ष की अंतिम परीक्षा, चाहे किसी भी ग्रेड की हो, एक एकीकृत वास्तविक युद्ध परीक्षा होगी। आपको उसी कृत्रिम स्थान पर शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वियों का सामना करना होगा। उस समय आपको सामान्य से कहीं अधिक कठोर परीक्षा का सामना करना पड़ेगा। जो भी उत्तीर्ण नहीं होगा उसे बाहर कर दिया जाएगा। इसलिए मुझे आशा है कि आप साप्ताहिक युद्ध प्रशिक्षण को गंभीरता से लेंगे और अपनी वास्तविक युद्ध क्षमताओं को निखारने का प्रयास करेंगे। युद्ध परीक्षा में व्यक्तिगत क्षमता, युद्ध में विस्तृत प्रदर्शन और टीम वर्क का व्यापक रूप से मूल्यांकन किया जाएगा। दैनिक ग्रेड इसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अंतिम परीक्षा दूसरा भाग है। यू युनकियोन के गंभीर शब्द सुनकर निचली कक्षा के सभी छात्रों के चेहरे भी गंभीर हो गए। स्पिरिट फनेस अकादमी में प्रवेश पाने के लिए कई परीक्षाएं पास करनी पड़ती थीं और इसमें बहुत मेहनत लगती थी। बहुत कम लोग ही ऐसे थे जो इस प्रक्रिया से गुजरकर अंततः प्रतिभाओं से भरी इस शीर्ष अकादमी में शामिल नहीं हुए थे। यहाँ से स्नातक होना एक उज्ज्वल भविष्य की गारंटी देता था, लेकिन बाहर होने का मतलब था कि वे आम इंसान बन सकते थे। यही कारण है कि स्पिरिट फनेस अकादमी अपने छात्रों को पढ़ाने में इतनी स्वतंत्रता देती थी, क्योंकि यहाँ व्यावहारिक रूप से कोई भी कड़ी मेहनत के बिना नहीं रहता था। खासकर स्पिरिट फनेस प्रोविडेंटियल चयन अनुष्ठान पूरा करने के बाद स्पिरिट फनेस प्राप्त करना ही हर किसी का लक्ष्य था, ताकि भविष्य में और अधिक स्पिरिट फनेस प्राप्त कर सकें और एक सच्चा बलवान व्यक्ति बन सकें। हर कोई ये देखना चाहता था कि स्पिरिट फनेस द्वारा बढ़ाई गई उनकी शक्ति वास्तविक युद्ध में कितनी प्रबल होती है। इसलिए वे सभी तैयार और उत्साहित थे। यू युनकियोन के सामने से एक हल्के बैंगनी रंग की स्पिरिट भट्टी तैरती हुई निकली। ये स्पष्ट रूप से उसकी स्पिरिट भट्टी नहीं थी। अधिकांश छात्रों को अब भी याद था कि यह 9 महान ऋषियों में से एक की थी। अगले ही क्षण यू युनकियोन के बगल में 3 मीटर ऊंचा और 2 मीटर चौड़ा एक बैंगनी प्रकाश द्वार खुल गया। क्रमबद्ध तरीके से प्रवेश करें। एक ही टीम के छात्रों को हाथ में हाथ डालकर प्रवेश करना होगा। अपने समूह की पुष्टि करें। अभी शुरू करें। लिंग मेंगलू ने स्वेच्छा से लॉन्ग डांग डांग का हाथ थाम लिया। लॉन्ग डांग डांग थोड़ा अचंभित हुआ। उसके सुंदर चेहरे पर शर्मिंदगी की एक झलक उभर आई। उसने पहली बार किसी लड़की का हाथ थामा था।
लिंग मेंगलू का हाथ गर्म और नाजुक था, उसकी उंगलियां लंबी और सुंदर थीं, हथेली न ठंडी थी न गर्म, बिल्कुल जेड जैसी मुलायम और चिकनी। लिंग मेंगलू ने उसकी ओर नहीं देखा, बल्कि वह प्रकाश द्वार की दिशा पर ध्यान केंद्रित कर रही थी। लॉन कोन कॉन्ग लॉन डांगडांग के दूसरी ओर दौड़ा, उसका दूसरा हाथ पकड़े हुए तीनों एक साथ प्रकाश द्वार की दिशा में चल पड़े। पिछले मूल्यांकन में प्रथम स्थान प्राप्त करने के बाद वे प्रकाश द्वार में प्रवेश करने वाले पहले समूह होंगे। इस पल लॉन डांगडांग का मन कुछ खाली सा हो गया था, उसे अब जिसांग लियुयन की तीखी नजरों का एहसास नहीं हो रहा था। अगले ही पल वे दरवाजे से अंदर आ चुके थे। उनके आसपास की हर चीज तुरंत अवास्तविक हो गई, एहसास पिछली बार जैसा ही था। विकृति के कारण एक पल के लिए चक्कर आने के बाद अगले ही पल उनके आसपास का माहौल फिर से साफ हो गया। अंधकार, उत्पीड़न, झुलसी हुई धरती, बिल्कुल वही जानी पहचानी जगह जो उन्होंने पिछली बार देखी थी। वहां पहुंचकर सांस लेना मुश्किल हो गया। लिंग मेंगलू ने उसका हाथ छोड़ा और कहा, पिछली बार की तरह क्या मुझे पहले एक व्यूह रचना स्थापित करनी चाहिए? जैसे ही लॉन डांगडांग सिर हिलाने ही वाला था, उसके बगल में खड़ा लॉन कोनकोंग अचानक बोला, मुझे लगता है कि हमें पहले कोई उपयुक्त जगह ढूंढनी चाहिए। पिछली बार हम थोड़ी देर और टिक पाए थे क्योंकि हम एक घाटी में चले गए थे जहां राक्षस जनजाति हमें घेर नहीं सकती थी। स्थलाकृत लिंग मेंगलू की आंखें चमक उठी, उसने लॉन कोनकोंग की ओर देखा। कोनकोंग, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारे पास इतना दिमाग होगा। लॉन कोनकोंग गुस्से से बोला, तुम किसे नासमझ कह रहे हो? मैं लॉन डांगडांग से ज्यादा होशियार हूं। लॉन डांगडांग ने शांति से कहा, क्या आप स्वयं ऐसा मानते हैं? जैसे ही लॉन कोनकोंग जवाब देने वाला था, लॉन डांगडांग ने उसके चेहरे पर हाथ रखकर उसे धक्का दे दिया। लिंग मेंगलू ने एक दिशा में इशारा किया, वहां चलो, पहाड़ी की चोटी पर चलते हैं। जमीनी हमले की स्थिति में हम नीचे की ओर लड़ सकते हैं और दुश्मन का जल्दी पता लगा सकते हैं। हालांकि हवाई हमलों में हम नुकसान में रह सकते हैं। लॉन डांगडांग ने सिर हिलाया और कहा, सब कुछ अच्छा नहीं हो सकता। चलो कोशिश करते हैं, चलो। ऐसा कहते हुए उनकी निगाहें एक ही दिशा में घूम गईं। मधुमेह हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। सोने से पहले करें ये काम। इंसुलेक्स डायबिटिक। पिछली बार के विपरीत इस बार उन्हें एक अंधेरा क्षितिज दिखाई दिया। हाँ, ऐसा लग रहा था जैसे बड़ी संख्या में हरे दोहरे ब्लेड वाले राक्षस उन्हें पहले ही खोज चुके थे और तेजी से उनकी दिशा में बढ़ रहे थे। लॉन डांगडांग की आंखों में नीली रोशनी की एक चमक ने उन तीनों को नीली रोशनी से ढक दिया। उत्तोलन तकनीक। तीनों तुरंत पास के टीले की ओर दौड़े। यद्यपि लॉन कोनकोंग बाहर से इस विचार के प्रति उत्सुक नहीं था, फिर भी वह जानबूझकर कुछ कदम पीछे रह गया तथा एक रक्षक शूरवीर की जिम्मेदारी लेते हुए पीछे चलने लगा। हालांकि दोहरे ब्लेड वाले राक्षस तेज थे, लेकिन आखिरकार वे राक्षस जनजाति के निम्न स्तरीय प्राणी थे। उनके पहुंचने से पहले ही तीनों लगभग 50 मीटर ऊंची पहाड़ी पर चढ़ चुके थे। अपने प्रतिद्वंद्वी को ऊंचे स्थान से देखते हुए वे सभी ठंडी हवा में सांस ले रहे थे। यद्यपि ये राक्षस जनजाति के निम्न स्तर के सदस्य थे, लेकिन दोहरे ब्लेड वाले राक्षसों की संख्या 1000 से भी अधिक थी। वे घनी आबादी वाले और क्रूर थे, जिससे सिहरन पैदा हो जाती थी। लिंग मेंगलू ने बिना समय गंवाए तुरंत जमीन पर एक व्यूह रचना शुरू कर दी। 2 ब्लेड वाले दानवों को लॉन्ग भाइयों के लिए छोड़ दिया गया। ऐसी जगह जहां प्रकाश तत्व कम थे, वहां पुनः पूर्ति बहुत जरूरी थी। बड़े भाई, क्या योजना है? लॉन कोनकोंग ने लॉन डांगडांग से पूछा। डांगडांग के आसपास होने के कारण वह सोचने में थोड़ा आलसी था। तुम और मैं पहाड़ी की रक्षा करेंगे, मैं अपने क्लोन के साथ आक्रमण को संभाल लूंगा। लॉन डांगडांग ने गहरी आवाज में कहा। ठीक है। लॉन कोनकोंग ने अपनी ढाल निकाली और अपनी एलिमेंटल वोटेक्स स्पिरिट फनेस को सक्रिय कर दिया। हवा में मौजूद गहन अंधकार तत्व स्पिरिट फनेस द्वारा छनकर आध्यात्मिक शक्ति में परिवर्तित होकर उसकी ओर आने लगा। वे सभी जानते थे कि उनके सामने खड़ा दोधारी राक्षस तो बस भूख मिटाने का एक जरिया है। असली चुनौती तो इन राक्षसों का सफाया करते हुए अपनी ताकत बचाए रखने की होगी। लॉन डांगडांग के चारों ओर एक चमकीली रोशनी फैली और उसका एक और रूप प्रकट हुआ। उसकी आंखों में एक हल्की लाल चमक थी। यह उसका अग्नि ड्रैगन रूप था। इस समय तक दोहरे ब्लेड वाली दानव सेना टीले के पास पहुंच चुकी थी। लॉन कोनकोंग ने तुरंत जमीन पर एक सत्य नेत्र स्थापित कर दिया ताकि कोई भी अदृश्य राक्षसी जनजाति अचानक हमला न कर सके। इसी बीच लॉन डांगडांग का अग्नि ड्रैगन रूप मंत्र जपने लगा। जब विनाशकारी शक्ति की बात आती है तो 6 व्यवसायों में से जादूगर निस्संदेह सबसे शक्तिशाली था,
खासकर जब मध्यम दूरी और क्षेत्रव्यापी हमलों की बात आती थी। मंत्रोच्चार छोटा और गहरा था। एक के बाद एक फुट से भी ज्यादा व्यास वाले विस्फोटक अग्निगोल लोंगडांगडांग के अग्नि अजगर रूप के सामने से निकले, जिनका निशाना खास तौर पर दोधारी राक्षसों की सबसे घनी आबादी वाले इलाकों पर था। जादू करते समय लोंगडांगडांग के दिल में हल्की सी हलचल महसूस हुई। उसने देखा कि इस तीसरे दर्जे के जादू को करते समय उसकी गति पहले से कम एक तिहाई तेज थी, और हालांकि विस्फोटक अग्निगोलों का आकार वही रहा, लेकिन उनकी ठोसता अतुलनीय रूप से बेहतर थी। अगर पहले ये सिर्फ एक आग का गोला था, तो इस विस्फोटक अग्निगोल में एक आंतरिक केंद्र समाया हुआ प्रतीत हो रहा था। तरल आध्यात्मिक शक्ति, ये तरल आध्यात्मिक शक्ति द्वारा लाया गया परिवर्तन था। बूम! पहला विस्फोटक अग्निगोला दोधारी राक्षसों के समूह के बीच गिरा। एक भयंकर धमाके के साथ ज्वाला का एक भयंकर विस्फोट हुआ, जिसका व्यास 20 मीटर से भी ज्यादा था। विस्फोट ने 20 मीटर के दायरे में मौजूद दोधारी राक्षसों को भस्म कर दिया, और आघात तरंग ने उस दायरे से बाहर मौजूद बहुत सारे दोधारी राक्षसों को उनके पैरों से गिरा दिया। इसकी शक्ति इतनी प्रचंड थी कि इसने लोंगडांगडांग को भी चकित कर दिया। अपनी 5वीं रैंक की साधना के साथ वह तीसरी रैंक का जादू कर रहा था, तथा 1 दर्जन से अधिक विस्फोटक अग्निगोलों की बौछार कर रहा था। पहाड़ी के चारों ओर कानफोड़ू धमाकों की श्रृंखला शुरू हो गई, जिसके बाद पहाड़ी से एक विनाशकारी दृश्य दिखाई दिया, जो कि अत्यंत चौंकाने वाला था। लॉन कोन नीचे के दृश्य को और फिर अपने बगल में बैठे अपने बड़े भाई को हक्का बक्का देखता रहा। भाई, तुम तो सचमुच बुर्ज जैसे हो। जादूगर के पेशे में भी बहुत संभावनाएं हैं। लोंगडांगडांग भी अलग महसूस कर रहा था। क्या तरल आध्यात्मिक शक्ति इतनी शक्तिशाली थी? या ऐसा इसलिए था क्योंकि निर्मल चंद्र विशाल महासागरीय आत्मा भट्टी द्वारा परिष्कृत तरल आध्यात्मिक शक्ति इतनी शक्तिशाली थी? विस्फोटक अग्निगोलों के सिर्फ एक चक्र से 1/3 से ज्यादा दोधारी राक्षस नष्ट हो गए, और उनका समूह अस्त व्यस्त हो गया। लेकिन कुछ दोधारी राक्षस पहाड़ी पर चढ़ने लगे थे। एक और क्लोन प्रकट हुआ। इस बार बिना मंत्रोच्चार के पहाड़ी की चोटी से हरे पवन पत्थरों की एक श्रृंखला बरस पड़ी। फसल काटने वाले दरांती की तरह उन्होंने आगे बढ़ते दोधारी राक्षसों को काट डाला। अग्नि अजगर रूपी लोंगडांगडांग रुका नहीं, उसने विस्फोटक अग्निगोलों को पीछे की ओर फेंक दिया। लगभग अकेले ही लोंगडांगडांग ने इन निम्न श्रेणी के राक्षस कबीले के सदस्यों का नरसंहार कर दिया। लोन कोन ने अपने हाथ में ढाल उठा ली और लगभग 2 मिनट बाद निर्णय लिया कि शायद अब उसकी जरूरत नहीं होगी। भाई, आपके पास कुछ कौशल हैं। ध्यान केंद्रित रखो, लोंगडांगडांग ने गहरी आवाज में कहा। यह तुम्हारे लिए है। लोन कोन ने अपने भक्षण क्षेत्र में प्रकृति की आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित करके अपनी आध्यात्मिक शक्ति को फिर से भर दिया था। एक देवदूत का आशीर्वाद शानदार ढंग से प्रकट हुआ, जिसने तीनों को एक शानदार सुनहरी चमक में ढंक लिया। शक्तिशाली चमक ने लोंगडांगडांग और लिंग मेंगलू के शरीरों को नम कर दिया। लिंग मेंगलू ने आश्चर्य से लोन कोन की ओर देखा। चौथे दर्जे का शूरवीर देवदूत के आशीर्वाद का अभ्यास कर रहा है। क्या ये किसी पुजारी की विशेषता नहीं मानी जाती? मध्यम और निम्न स्तर पर सुरक्षा शूरवीर आमतौर पर इसे सीखने की जहमत नहीं उठाते थे। लान कोन ने प्रसन्नतापूर्वक कहा, चाजिंग जेम कोन आपकी सेवा में है। आश्चर्यजनक रूप से, हालांकि लोन कोन का प्रकाश तत्व लिंग मेंगलू के प्रकाश गुण कौशल ल्यूमिनोसिटी की सांद्रता के बराबर नहीं था, फिर भी यह काफी प्रभावशाली था। बिना व्यूह रचना के वे दानव जनजाति की इस नकली दुनिया में कोई भी प्रकाश तत्व प्राप्त नहीं कर सकते थे। लेकिन अपने देवदूत का आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद लिंग मेंगलू ने व्यूह रचना को तेजी से और अधिक आसानी से स्थापित करना शुरू कर दिया।